वो इस किस्म का जो फियरलेस इंसान होता है और वो इस किस्म की यातनाएं सहता है, चुप रहता है, तो खुद को बहुत तकलीफ होती है। शी वॉज अ मीडिया पर्सन। हम इसलिए जाने जाते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो औरों की कहानियाँ आगे लाते हैं, और उनकी कहानी कभी फोरफ्रंट पे आ ही नहीं पाई। आते ही नहीं। सुबह पिट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसके बाद में जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने इन द बेस्ट न्यूज़ चैनल्स। आपने आक्रामक और हिंसक सेक्स की बात करी है जो सिया के साथ होता है, 13 साल लगातार होता है। सिगरेट के चटके देना उस जगह जहाँ दिखे नहीं हो, वो ढीले कपड़े पहन के आती है ताकि उसके शरीर पे निशान न दिखे, वो रंग नहीं पहनती है क्योंकि वो रंगों में अच्छी लगती है, उसके पति को शक होगा। तो उन्होंने बहुत मौके दिए, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उससे सुधरा या सही हुआ, क्योंकि सही हो जाता तो वो होती कहीं तो होती। यूज्ड टू पुट स्पाइसेस इन हर प्राइवेट पार्ट्स बिफोर पेनिट्रेटिंग। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपको 10 लोग में से 8 अच्छे मिलेंगे, 2 थोड़े अजीब मिलेंगे, पर क्योंकि वो 2 ख़राब हैं इसलिए हम कहते हैं आदमी ऐसे होते हैं, आदम ज़ात ही ऐसे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये नहीं लगा कि नहीं लिखूं, लेकिन हाँ, खुद को बहुत ट्रॉमेटिक लगा वो लिखना, वो बहुत रोते हुए लिखा गया। यूजुअली जब हम किताबें खरीदने बुक स्टोर पे जाते हैं तो बचपन में ना एक चीज़ मुझे किसी ने बताई थी, शायद मैंने किताब में ही पढ़ी थी, कि बहुत से फेमस टाइटल्स अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप किताब उठा लेंगे, पर उन किताबों का क्या जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिनके पीछे दी हुई समरी या साइनॉप्सिस से भी आप कुछ नहीं निकाल पाते। तो एक ट्रिक थी कि बुक स्टोर में घुसो, किताब को कहीं से भी रैंडमली खोलो और 1-2 लाइन पढ़ डालो। अगर वो एक्सर्प्ट या वो 1-2 लाइन्स आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं तो गारंटी है पूरी किताब इंटरेस्टिंग होगी। और ये मैंने तब से पकड़ा जब मैं 4th-5वीं में थी, और आज तक काम करता है मेरे लिए ये। इसलिए स्टोर में जाके किताबें खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इस बार जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मेरे हाथ लगी बाय चांस, हाथ भी नहीं लगी, मेरी नज़र पड़ी। मैं अमेज़ॉन से किताबें ऑर्डर कर रही थी, तो अचानक मेरी नज़र एक किताब पर ठहरी क्योंकि उसका कवर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसमें एक महिला है जिनकी पीठ दिख रही है, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, काफ़ी अट्रैक्टिव कवर था, और नाम था बेहया। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है वो किताब बेहया। और ये मैंने देखी और मैंने कहा यार ये तो मंगानी पड़ेगी। फिर मैंने लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत पसंद की जा रही है, तो मैंने ऑर्डर कर ली। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इत्तेफाक हुआ मेरे साथ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं किताब वाला। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, किताब जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस पर आज हम बात करेंगे, उसका नाम है बेहया, जिसे लिखा है विनीता अस्थाना ने। विनीता एक्चुअली एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। 2006 वो साल था जब उन्होंने एक्टिव जर्नलिज्म या सक्रिय पत्रकारिता को त्याग दिया। उसके बाद से वो पढ़ा रही हैं, अभी IIT दिल्ली के साथ जुड़ी हैं, और आज अपने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं हमसे बात करने। तो आज विनीता से बात करेंगे। हाय विनीता, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर इज़ ऑल माइंड। मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती थी मिलना, बिकॉज यूजुअली पता क्या होता है, मैं आपको ऑन एक कन्फेशन है उससे स्टार्ट करती हूँ कि जिन लोगों को पढ़ना पसंद होता है उन सबके मन में ये सवाल आते हैं, और चाहे वो पूछ पाए ना पाए कि यार ये क्या सोच के लिखा होगा, शुरुआत कैसे हुई होगी। मैं फॉर्चुनेटली, मेरे पास ये मौका है कि मैं पढ़ती हूँ और मैं उन लोगों से बात कर पाती हूँ जो वो लिखते हैं। एंड व्हेन यू गाइस से येस एंड यू कम ऑन बोर्ड, इट्स अ कार्निवल फॉर मी इंटरनली। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका करियर ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग रहा है विनीता, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। आप जागरण के साथ थी, इंडियन एक्सप्रेस के साथ थी, नेटवर्क 18 ग्रुप के साथ भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर करियर। तो शुरू करते हैं लखनऊ से। लखनऊ में क्या होता है कि जब आप एक मध्यवर्गीय परिवार से होते हैं तो हमारे सामने 90s की बात है ये, क्योंकि हमारे सामने 2 करियर होते हैं। आप या तो इंजीनियर बन जाएं या तो आप डॉक्टर बन जाएं, तीसरी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो 12वीं तक मैंने बायो से पढ़ाई करी है और मेरे सामने भी ऑप्शन ये था कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है। शुरू से रेबल थे, नहीं वो पढ़ के नहीं दिया जो मेरे पिताजी चाहते थे, और वो भी आज की तारीख में तो खुश हैं ही कि मैंने वो नहीं पढ़ा जो वो चाहते थे। और मैंने 1 साल पूरा घर पर बैठ के आंदोलन किया और उसके बाद में BA की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी जो मैंने दिल्ली में करी। फिर शुरू किया करियर अपना जनसत्ता एक्सप्रेस से, इंडियन एक्सप्रेस से, और रिपोर्टिंग से शुरू किया। पहला जॉब हालांकि दैनिक जागरण में मिला था, पर वहाँ पे क्या था कि मुझे बैठ के केवल लेटेस्ट हुए एडिटर्स एडिट करने होते थे। आई डिड नॉट लाइक इट।
सो आई क्विट। आई थिंक 4 या 5 दिन में मैंने छोड़ दिया था वो। और जहाँ पे मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, इनफैक्ट टिकट लगा के साइन करके 500 रुपये मिलते थे, जिससे पेट्रोल भी नहीं निकलता था, वो इंडियन एक्सप्रेस मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे वहाँ रिपोर्टिंग करने को मिल रही थी। और पहले ही दिन जब मैं गई हूँ फील्ड पे, तो क्या होता है ना, आप जो सीख के जाते हो, आपको सिखाया जाता है कि आपको ऐसे रिपोर्ट लिखनी है, इस प्रकार से आइडिया आना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैं अपने एडिटर के पास में गई और मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाऊँ, रिपोर्ट करने जाना है। तो उनका गो एंड क्रैश। विश्वदीप घोष वॉज माई एडिटर एंड ही सेड गो एंड क्रैश। अच्छा ठीक है, कोई बीट कुछ तो बताओगे, पहला दिन है। गो एंड क्रैश। सो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और जाकर मैं महिला पुलिस थाने में बैठ गई। और मेरी पहली स्टोरी मुझे उस दिन वहाँ पे मिली कि महिला पुलिस थाने के अंदर टेलीफोन नहीं था जिससे लोग रीच आउट कर सकें। वो पहला महिला पुलिस थाना था लखनऊ का, और उसमें टेलीफोन नहीं था। वो मेरी पहली स्टोरी थी जो बॉटम एंकर आई थी पहले पेज पे उस दिन। तो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई और अखबार में काम किया। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देन आई गॉट मैरिड टू माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई केम बैक टू दिल्ली। एंड दिल्ली आके फिर मैंने ज्वाइन किया पहले एकेडमिक्स, दैनिक जागरण का एक इंस्टीट्यूट था वो, और उसी समय जागरण का एक चैनल भी आ रहा था, चैनल 7 जिसे बोलते थे। अब क्योंकि मेरा हमेशा से रुझान वहाँ पे रहा था और मुझे कहीं ना कहीं वापस पत्रकारिता में आना था और मुझे मौका मिला, तो मैं टीवी में आ गई और हमने बहुत अच्छी स्टोरीज़ करी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ज़िंदगी लाइव एक प्रोग्राम आता था, उसके लिए मैंने बहुत सारी बहुत बेहतरीन स्टोरीज़ करी हैं। मैंने एक लक्ष्य प्रोग्राम आता था, उसके लिए बहुत अच्छी स्टोरीज़ करी। तो करियर और उसके अलावा रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़, तो वो कुछ एक किक स्टार्ट था और बहुत अच्छा लगता था अच्छी स्टोरीज़ करके। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि जो मैं सोच रही हूँ, जैसा मैंने पत्रकारिता जो सोच के करी थी, वैसा नहीं रह गया सब कुछ और मुझे कहीं कुछ स्विच करना चाहिए। तो फिर मैं एकेडमिक्स में आ गई और 2006 से अभी तक एकेडमिक्स में हूँ। वो बच्चे जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें पढ़ाती हूँ और हर साल नए बच्चों से मिलना। नए बच्चे अपने आप में ना नई जीवंत कहानियाँ होते हैं, तो उनसे मिलना, उनसे बातें करना मुझे पसंद है। उन्हें पढ़ाना, उनके लिए मेंटोर होना, वो मुझे पसंद है क्योंकि ये ना लाइफ लॉन्ग रिश्ता होता है टीचर का। और अभी तक वही चल रहा है एकेडमिक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने स्विच किया, मैं एकेडमिक्स में हूँ। आईआईटी दिल्ली के साथ आप जुड़ी हुई हैं फिलहाल जी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। व्हाट इज़ द वर्क लाइक एंड अब हुआ क्या कि मैं उस समय आईएमसी में काम कर रही थी जिस समय मेरे पास में ये ऑफ़र आया कि भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो एजुकेशन डिप्लोमेसी को शुरू करना चाहते हैं और जो हमारी रैंकिंग्स हैं उन्हें सुधारने के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं। ओके और मेरे साथ में ये बहुत सालों से था कि जब सब हर साल पोस्ट करते हैं हम कि हम टॉप 100 में कहीं नहीं आते, तो हम सवाल करते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, हम सरकारों को गालियाँ देते हैं, हम करते कुछ नहीं है। सो आई थॉट दिस इज़ माई चांस और मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया। और इस समय हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कर रहे हैं, पीएचडी में 23 आईआईटीज़ में आशियन कंट्रीज से आके बच्चे पढ़ेंगे। भारत सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी सिलेक्टेड बच्चों को, और उससे क्या होगा, हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। क्योंकि जो हम कुछ पैरामीटर्स में लैक करते हैं वो एक होता है फॉरेन स्टूडेंट्स, दूसरा होता है फॉरेन फैकल्टीज़। बाकी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें हम बहुत पार एक्सीलेंस हैं, लोगों से बेहतर हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं 2-3 पैरामीटर्स की वजह से नीचे खिसक जाते हैं। सो ये हमने शुरू किया है। आई होप कि ये काफ़ी सुधार आया है पिछले 3 साल में, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुए हैं एंड आई एम श्योर आगे आने वाले 5-6 सालों में और दिखाई देगा। आई एम ऑल्सो होपफुल अबाउट इट। सुन के भी अच्छा लग रहा है मुझे। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपका शुरू से रुझान था, आपने प्लान किया था कि लिखती आई हैं या सडनली कुछ हुआ, ऐसा कोई वाकया है, कोई इंसान जिसने आपको प्रेरणा दी हो कि यार लिखना चाहिए मुझे इसके बारे में? या क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है, जो मेरा ऐसा मानना है कि आप बस वो अक्षर है ना, एक सफ़ेद पन्ने पे काले अक्षर है और वो कितना कुछ बता देते हैं। दे सेटल विद यू फॉर लाइफ। और दे इसीलिए शायद पावरफुल कहते हैं ना इनको, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपकी इमेजिनेशन गोज़ फॉर अ राइड। तो मेरा हमेशा से और ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि इंक्लिनेशन था या किसी चीज़ ने इंस्पायर किया, तो उस पे कैसे लैंड हुए, बेहया कैसे, मतलब? इसमें क्या हुआ, अच्छा कविताएं मैं हमेशा से लिखती रही अच्छा। थी, कविताएं लिख रही थी, पर मुझे एक न्यूज़ क्या होता है, आप अंदर से ना कभी भी वो न्यूज़ जर्नलिस्ट निकाल नहीं सकते। एक व्यक्ति जो एक बार जर्नलिज्म में आ गया, उसके अंदर से आप जर्नलिज्म नहीं निकाल सकते हैं। तो कहीं पर ये चीज़ थी कि जो कहानियाँ मैं अखबार में कह रही थी, जो टीवी में कह रही थी, वैसी बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास में थी
जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन अच्छा बच्चों की स्टोरीज़ के ज़रिए जो आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट कराते हैं, आप किस हद तक बता सकते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस थी, जो कहानियाँ बतानी जानी चाहिए जिस प्रकार से, वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको लिखती हूँ, और कहानी वाकई मेरे पास में थी। लोग रोज़ आपको मिलते हैं और वो आपको प्रेरित करते हैं, और जो कहानियाँ लोग कहते हैं ना कि इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, वो इतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं। जो कहानियाँ लोग छुपाते हैं पर्दों के पीछे, बिस्तर के नीचे, मुझे वो अट्रैक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बाहर निकल के आता है और वो कहते हैं नहीं, ये कहानी दुनिया को सुनानी ज़रूरी है, दुनिया को उसका सही चेहरा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप हील नहीं होंगे जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, इन्हें देखेंगे नहीं, इन्हें एड्रेस नहीं करेंगे। तो ये कहानी थी और किसी बहुत अजीज़ की थी, तो मैंने लिखी और पाठकों का अच्छा प्यार मिला। असली कहानी? जी, असली कहानी, सारे कैरेक्टर्स? सारे कैरेक्टर्स। अभी थोड़ा मैं टाइम लूँगी रिकवर करने के लिए, क्योंकि जब आप बेहया पढ़ेंगे तो ये जानकर, यूजुअली हम जब भी कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो मतलब ये चीज़ सेटल करती है हमारे साथ कि ऐसा अच्छा ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स में कहीं या बहुत सारी कहानियों को जोड़ तोड़ के कुछ पेश किया है, पर एग्जैक्टली अगर किसी एक ऐसी इंसान की कहानी है और तो ये काफ़ी हार्ड हिटिंग होगा आपके लिए। बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, जैसे, और उनमें से ये है कि मैंने एक्स्ट्रा कॉपीज़ मंगा के रखी हुई हैं, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडे पे दूंगी। ये इतनी हार्ड हिटिंग है, और हार्ड हिटिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है उन इमोशंस को केटर करना जिनको हम बहुत आसानी से साइड लाइन कर देते हैं। ट्रू। जब मैं आपके पहले नॉवल की बात करती हूँ, दिस इज़ योर डेब्यू नॉवल, बेहया जैसा नॉवल ही क्यों? बहुत सारी कहानियाँ थीं, टू बी वेरी फ्रैंक, और जो मैं देख रही हूँ जिस किस्म की कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, जो मेरे पास में पब्लिशर्स के और दोस्तों के सुझाव थे, उसमें यही चीज़ थी कि जो पढ़ा जाता है वहाँ से शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत ही आप इतने कठिन टॉपिक से अगर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे पढ़ना चाहें। क्योंकि किताब इंसान क्यों पढ़ता है, मूवीज़ क्यों देखता है? क्योंकि वो लाइट फील करना चाहता है, लोग कल्पना में जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि हमारे दौर में हो क्या रहा है, उस सच्चाई को जानने के लिए, समझने के लिए उनका किताबों में दर्ज होना ज़रूरी है। टॉपिक बहुत कठिन था, तो मैंने सोचा मैं एक सर्वे करती हूँ। तो मैंने एक सर्वे किया, मैंने एक फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म, और उसको मैंने बहुत सारे लोगों में भेज दिया, जो कि सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा, बाहर के भी कंट्रीज़ में जो फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उस तरह से वो काफ़ी दूर तक पहुँचा। तो उसमें कुछ सवाल थे, बेसिक से सवाल थे, और वो सवाल ये थे कि आपको कौन से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कौन से क्राइम से सबसे ज़्यादा डर लगता है? जब आप अकेले होते हैं रात में और कहीं से आ रहे होते हैं, तो आप किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स लेना चाहते हैं? क्या आपके साथ में कभी किसी प्रकार की सेक्सुअल हैरेसमेंट या वायलेंस हुआ है? तो इस प्रकार से 4-5 सवाल थे उसमें, और वो मैंने पहले शुरू किया अपने स्टूडेंट्स में बांटने से, और फिर स्टूडेंट से होते हुए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स से उनके कलीग्स। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत, बांग्लादेश, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जहाँ जहाँ पर से जवाब आए जिन लोगों के, ना सिर्फ लोगों के डर एक जैसे थे, औरतों के, उनके सेफ्टी मेजर्स लेने के तरीके भी सेम थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में रहते हैं कि बांग्लादेश में रहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जैसे उनको सबसे ज़्यादा डर लगता था रेप, एसिड अटैक, ठीक है, और जो थर्ड होता है वो किसी भी किस्म का मोलेस्टेशन या हैरेसमेंट है। किसी ने चोरी, मर्डर, इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया था लड़कियों ने, औरतों ने, और ये लड़कियों की एज 18 साल से लेके करीब 55-56 साल तक थी। ये वेरिएशन था एज ग्रुप में, और अलग अलग देशों से आई थी चीज़ें। इंडिया में भी सेफ्टी मेजर्स जो वो लेना चाहती थी, पेपर स्प्रे रखना, अकेले अगर हैं तो कोशिश करना कि अकेले नहीं जाना, पूरे कपड़े पहनना है, एंड व्हेन दे से पूरे कपड़े पहनना, फुल स्लीव्स और फुल लेंथ का कुछ, नॉट ड्रेसेस, दे अवॉइड ड्रेसेस अगर वो रात को अकेले हैं, साथ में किसी का होना, ठीक है, एंड कोशिश करना कि जब तक बहुत क्लोज दोस्त नहीं है अल्कोहल ना लेना। ये सेफ्टी मेजर्स थे कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि हमारे साथ किसी किस्म के हादसे ना हो। मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं,
किन लोगों ने अपने रिलेशनशिप में या वैसे कुछ महसूस किया था? तकरीबन 80% लोगों ने सेक्सुअल वायलेंस एंड फिजिकल वायलेंस, साथ रहते हुए किसी साथ के रहते हुए अपने partners से। पार्टनर्स, लवर्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स। ये वो लोग नहीं थे जो अनजान लोगों ने सड़कों पे किया था, ये वो लोग थे जो उनके आसपास थे, उनके साथ थे, प्रॉब्ली सबसे करीबी, सबसे करीब। जिस पे आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं। बिकॉज मतलब मुझे याद है कि जब मैं उस एज ब्रैकेट से आती हूँ कि स्कूल में ये डिस्कशंस होने लगे थे, यू नो, घर पे अभी भी टबू ही रहता है ये, हम जब हम सेक्स बोल देते हैं या हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं या हम इन जनरल जेंडर आइडेंटिटीज़ की भी बात करते हैं, तो बहुत ओपन नहीं होता है। पर जब हम इन सब चीज़ों की बात करते थे तो मुझे याद है मैं शायद बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रही थी और तब 104.8 पे एक रेडियो शो आता था, बिटवीन द शीट्स, अनिल होस्ट करते थे उसको। और उसमें वो एक बात, और बिटवीन द शीट्स उनसे शायद किसी ने पूछा था, या मैं मिसप्लेस कर रही हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं गलत कोट कर रही हूँ, पर हाँ उसमें ये चीज़ कही गई थी कि जब when you are with somebody without any layers, that is the closest you can be to somebody, और आपके सबसे ज़्यादा vulnerable, sweet और इतने soft spot में जाने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है राइट, तो आप पिंड नहीं छुड़ा सकते उससे, बिल्कुल सही। कुछ भी हो जाए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो ऐसा, पर हुआ है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ऐसा हो तो शायद आपका नज़रिया बदल जाएगा उस इंसान के लिए, सिर्फ उसी इंसान मोमेंट के से। लिए नहीं, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं होता। अच्छा, जो लोग इस तरह की यातनाओं से, मैं बोलूँगी हैरेसमेंट से गुजरे होते हैं, वो ना शॉक में होते हैं। एक उनके अंदर एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है, वो आसानी से दूसरी रिलेशनशिप्स के अंदर भरोसा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आपके साथ एक बार होता है तो आप कुछ समय में शायद संभल जाएं, स्कार्स रहते हैं पर आप संभल जाएं। पर यही चीज़ जब कंटिन्यूअस चलती है ना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतना दमन होने के बाद आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर रहेगा, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में रहेंगी, जिसमें से डिप्रेशन सिर्फ एक चीज़ है। और उसमें आपका सेक्सुअली डिसफंक्शनल हो जाना, उसमें आपका प्यार के ऊपर, रिलेशनशिप्स पे भरोसा ना करना, दोबारा कमिटमेंट करने में डरना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने जब अपने सर्वे में ये चीज़ें पाई तो मुझे लगा करते हैं, लिखते हैं, लेट पीपल से व्हाटएवर, लेट पब्लिशर्स से व्हाटएवर। So there was a problem. Sorry, मैं काट रही हूँ। यस, अच्छा। देयर वाज अ प्रॉब्लम टू राइट दिस स्टोरी। फिर मैंने सोचा नहीं, लिखते हैं और इसी को आगे लेके जाते हैं। तो मैंने कहानी लिखी। लिखने के बाद में भी मुझे पब्लिश कराने में वाकई बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो पहली किताब है वो सेल्फ पब्लिशिंग में इंग्लिश में है। दिखा देती हूँ मैं व्यूअर्स को। सॉरी वनीता, मैं रोक रही हूँ आपको। मुझे अभी जब वो आई और हम इंटरव्यू से पहले इंटरेक्ट कर रहे थे तो बताया कि सिया इन एक्साइल जो थी वो पहली किताब थी, मतलब ये वो एक्चुअली पहले इंग्लिश में लिखी गई थी बेहया, और उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन हुआ उसका। तो मैंने तो अब आई हैव 2 थिंग्स अभी, आई गिव इट अ रीड टू दिस आल्सो। तो प्लीज बताइए। सॉरी जी। सो जब ये सिया को लिखा गया तो पब्लिश कराने के लिए मैंने करीब 3 से 6 महीने लिए। मुझे कोई भी पब्लिशर मिलके नहीं दिया आसानी से। और इसमें ये भी चीज़ आ रही थी कि क्यों नहीं इसमें जो महिला है उसका जो रिश्ता है वो आप आगे बढ़ाती हैं दूसरे व्यक्ति के साथ में, मतलब एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, ये नहीं चाहिए जो हुआ। मैं क्यों, ज़रूरी थोड़ी एक महिला तभी पूरी हो जब वो किसी एक आदमी छोड़ के आप दूसरे आदमी से शादी कर लेते हैं तो आप सेटल हो गए, आप सुखी हो गए। क्या अर्थ है इसका? मेरे हिसाब से ये नहीं है, और जो मेरा अंत है मैं उसको रखना चाहती हूँ। तो बिकॉज आई वांटेड टू कीप द ओरिजिनल एंड, आई वेंट फॉर सेल्फ पब्लिशिंग। फिर मुझे उसके बाद 2 साल लगे दोबारा हिंदी के लिए पब्लिशर मिलने में, क्योंकि एक तो ये छप चुकी थी अंग्रेजी में, तो ट्रांसलेशन कोई नहीं छापने को तैयार था। दूसरा, जिस किस्म की किताब है वो लोगों को लगता है कि भारतीय समाज में तो ऐसा होता ही नहीं है, आप कैसी बात कर रही हैं। भारतीय समाज में अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के और क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ऐसे क्यों हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा होता है? होता है, हमने इसे सामान्य मान लिया है। गैस लाइटिंग को हम कुछ समझते नहीं कि होता रहता है। किसी को नीचे दिखाना, आपके घर में आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और आपके घर में जो महिलाएं खाना परस रही होती हैं उन्हें बच्चों के सामने, मेहमानों के सामने बोल देना बेवकूफ़ हो, चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, इसमें ज्ञान मत दो। ये इतना नॉर्मल है। और बच्चे देखते रहे तो उन्हें भी लगता है कि ठीक है ना, हमेशा ही होता है, नई बात क्या है। तो क्योंकि हमने इसका सामान्य मान लिया है
हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या है, Of course है। हम उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो मैं बस ये चाहती थी कि लोग देखें, तो प्रयास किया गया और हिंदी में भी आ गई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पाठकों ने पढ़कर इस किस्म के ईमेल्स, इस किस्म के मैसेजेस आए हैं जो बहुत हार्ट टचिंग हैं, क्योंकि लोगों को अगर अपनी कहानी दिख रही है ना, अगर कोई इंस्पायर होकर ये कहता है कि नहीं अब मैं ये नहीं सहूँगी, मैं इस अब्यूज़िव मैरिज के बाहर निकलूँगी, या कोई बच्चा आके बोलता है कि मैम मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रोटेक्टिव होना, पॉसेसिव होना और अब्यूज़िव होने में अंतर क्या है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया, तो अब मैं आई विल नॉट कंटिन्यू विद दिस थिंग। तो अगर ये चीज़ समझ में आती है और किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी इससे बदल सकती है, तो मुझे लगता है सार्थक हुआ, लिखना सार्थक हुआ। पर्पस फुलफिल हो जाता है। जी, जी। आप कह रहे थे कि ये रियल लाइफ स्टोरी है, बिल्कुल। और जब सिया के कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं, मैं डिटेल चाह के भी नहीं दूंगी बिकॉज मैं सही में चाहती हूँ आप ये उठाएं और पढ़ें, क्योंकि ऐसे पीसेस कम पढ़ने को मिलते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सिया जैसी औरतों की कहानी यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इफ़ यू डोंट माइंड मैं शेयर करती जी हूँ बिल्कुल। कि कॉलेज में जब हम जाते हैं हमको लगता है कि इस बारे में अब फ्रेंड्स भी थोड़ा हम लोग ईज अप होते हैं, बात करते हैं। और ईव टीजिंग, मैं आज तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिली जो मॉलेस्ट नहीं हुई हो या जिसने ईव टीजिंग एक्सपीरियंस नहीं की हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ट्रू। 4 साल के बच्चे को पता होता है, मतलब उसे टर्म नहीं पता होगा इसको ईव टीजिंग कहते हैं। गुड टच बैड टच पता होता है, वो लेकिन डिस्कम्फर्ट, वो गेज जो आपको अंदर तक थर्रा देती है, वो सबको पता होता है। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो जब इसके बाद कोई इंसान कुछ लिखता है या कोई स्टोरी सामने आती है या कोई नॉवल सामने आता है, तो वो या तो किसी बहुत करीबी का एक्सपीरियंस होता है जो आप लिख डालते हैं, या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो औरों से सुने हैं आपने, उनको जोड़ के एक कहानी आती है सामने। सिया वाली कहानी क्या एक इंसान की कहानी है, या आपके भी ऐसे सेवरल एक्सपीरियंसेस रहे थे एंड इट इज़ एन अमेलगम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस? है तो एक इंसान की कहानी। जो सिया कैरेक्टर है उसकी पूरी कहानी उसी की कहानी है, जिसको मैंने ऑफ कोर्स फिक्शन में डाल के लिखा है। जगह, नाम, हालात सब कुछ बदला है। इवन उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो जो उसमें निष्ठा का कैरेक्टर है, उसके पति का कैरेक्टर है, वो भी सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसा लिखा गया है वैसा वैसा हुआ है। निष्ठा आज की तारीख में इथियोपिया में है, यूनिसेफ में काम करती हैं, उनका रियल लाइफ नाम कुछ और है, और बहुत खुश हैं अपनी बेटी के साथ, अब्रॉड रहती हैं और बहुत खुश हैं। जो सिया हैं उनका अंत वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा है, पर ये वो है, फिक्शन में आप हमेशा एक चांस होता है, आप बाकी लोगों को जो उस चीज़ से गुजर रहे हैं वो बताना चाहते होते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है, आप ये रास्ता भी एक आप हाँ एक आपको पता चल जाता है ना कि ये भी रास्ता हो सकता था, जो शायद आपने नहीं सोचा। तो वो मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसे लिख सकूं, तो मैंने वो लिखा क्योंकि मैं चाहती थी कि वो वाकई आगे बढ़कर इस चीज़ से निकले। एंड समहाउ वो वैसा नहीं रहा, उनका अंत वैसा नहीं रहा, लेकिन जो सिया का अंत है उससे बहुत सारे लोगों ने सीखा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस अब्यूज़िव जो रिलेशनशिप में इसमें या तो काम करें और या फिर एटलीस्ट बात करें। जो नहीं बोल पा रहे हैं उन लोगों ने बात करना शुरू किया है, या जो निकलना चाहिए जिनको वो निकल रहे हैं। तो हम हैप्पी कि बहुत सारी और जो सिया हैं, जो सिया से कनेक्ट कर पाती हैं, वो इस चीज़ से इंस्पायर कम से कम हुई। अगर मैं सिया से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप कंफर्टेबल होंगे आंसर करने में? जी जी बिल्कुल। आप कांटेक्ट में हैं उनके साथ? इस समय नहीं। और कितना टाइम हुआ आपको लास्ट बात की उनसे? जब मैंने 17 में कहानी लिखना शुरू करा था, 2017 में, उसके ठीक पहले हम लोग 2 घंटे के लिए राजीव चौक पे मिले थे, और तब उन्होंने डिटेल में बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो मैं उनसे बिट्स एंड पीसेस में सुनती रही थी, और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं उनको खींच के उस चीज़ से निकाल पाऊँ। वो राज़ी भी थी, पर समहाउ उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला और वो उस चीज़ के बाहर नहीं आ सकी। इनफैक्ट उनका जितने लोग भी थे उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। आज की तारीख में वो फेसबुक पे भी नहीं है, विच इज़ डिसहार्टनिंग। लेकिन हाँ, मैं उन्हें उनके बर्थडे पे आज भी विश करती हूँ, क्योंकि वो प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है, तो मैं विश करती हूँ उन्हें। या कुछ ऐसा आता है, जब मैंने लिखी थी बुक तो मैंने भेजा भी था कि है अगर तुम मुझे एड्रेस दो तो मैं भेजूँ, पर जवाब नहीं आते। तो आई एम श्योर जिस व्यक्ति को उनकी फेसबुक चैट से प्रॉब्लम थी, जिसके लिए वो उनके साथ मारपीट करता था, वो व्यक्ति उन्हें इन चीज़ों के एक्सेस नहीं रखने देता होगा, या उसके कंट्रोल में होंगे। 1 मिनट लूँगी मैं थोड़ा
इसको सेटल होने देने के लिए? उनको पता है उनके बारे में किताब? मैंने अपनी तरफ से भेजा था क्योंकि मेरे पास में परमिशंस नहीं है, इसलिए मैं किसी का सही नाम नहीं बता सकती। लेकिन क्योंकि मैंने लिखा था तो मैंने निष्ठा को भी भेजा था इनफैक्ट, और उन्होंने इसमें एक ब्लर्ब भी दिया है, दूसरे नाम से दिया होगा। अगर आप CI इन एग्जाइल के पीछे देखेंगे तो रुचि नाम से उसमें एक ब्लर्ब है जो दरअसल निष्ठा ने स्वयं दिया है, पर नाम चेंज है वहाँ पर। ओके। हाँ, उनका नाम भी रुचि नहीं है, असली नाम भी रुचि नहीं है, पर उन्होंने दिया है। तो उन्हें भी पता था कि उनकी कहानी है, पर उस समय उनके डिवोर्स का क्योंकि वो चल रहा था प्रोसेस चल रहा प्रोसेस, था। हाँ, तो वो अपना नाम नहीं उसमें आने देना चाहता। तो सिया फॉर श्योर, जो जिनका हमें असली नाम नहीं पता, और ऑफ कोर्स मैं पूछूंगी भी नहीं, उनको नहीं पता कि उनकी कहानी शायद लोगों तक पहुंची है। हाँ, नहीं, उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि सीन तो आता है उसमें लेकिन जवाब नहीं आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई और उनका प्रोफाइल देख तो रहा है पर उन तक जानकारियाँ नहीं पहुँच रही हैं। जी, पढ़े लिखे परिवारों में भी ये सब होता है? वो इतनी संपन्न पढ़ी लिखी बैकग्राउंड से आती हैं? अगर जैसा मैं इसमें उनकी बात लिखा करूं, है बिल्कुल वैसे ही जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आती हैं। बहुत तेज़ तर्रार जर्नलिस्ट होती थी अपने टाइम में। हमारे कॉलेज के समय का एक वाक्य आपको बताती हूँ। कॉलेज में साथ में पढ़ी। अच्छा। तो हमारे एक उस समय के वर्किंग जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम होते थे, वो हमारे यहाँ पे आए एक लेक्चर लेने के लिए, और कुछ गोधरा से रिलेटेड कुछ तो भी डिस्कशंस हो गए। तो वो सबसे आगे थी उन लोगों में जिन्होंने उस व्यक्ति को खदेड़ के कैंपस के बाहर भगाया था, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर बहुत ही वाहियात बातें कर रहा था। ठीक गोधरा के बाद की बात है। तो वो इतनी फियरलेस थी, उन्हें ये चिंता नहीं थी कि मुझे नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा। वो इस किस्म का जब फियरलेस इंसान होता है और वो इस किस्म की यातनाएं सहता है, चुप रहता है, तो खुद को बहुत तकलीफ़ होती है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों सहा। उनके 2 बेटे थे, जैसा इसमें एक बेटा और एक बेटी आपने देखा, उनके 2 बेटे थे। तो वो कह रही थी बच्चे हैं, परिवार है, कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। हो सकता है इंसान सिर्फ शराब पीने की वजह से अग्रेसिव हो जाता है। तो उन्होंने बहुत मौके दिए, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उससे सुधरा या सही हुआ, क्योंकि सही हो जाता तो वो होती कहीं तो होती, पर वो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। कितना मैं आपने अभी जो खुद ही बोल दिया, मेरा सवाल भी उसी चीज़ से, क्योंकि किसी इंसान को आपने देखा है, आपने समय बिताया उनके साथ, बहुत अजीज़ हैं आपके, आपने उनको फियरलेस देखा है, एक ऐसा इंसान जो अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, और फिर उनका इस सिचुएशन में होना या उसको अपनी नियति मान लेना, ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब मैं अभी सुन रही हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। मतलब आप समझ रही हैं कि इट्स मोर लाइक कि हमने वो सुना पढ़ा होता है, वो किसी और के किस्से हैं, पर यहाँ एक सेकंड पर्सन अकाउंट है जो एक तरीके से फर्स्ट पर्सन। जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं सुन रही हूँ अभी कि ये ऐसी थी जिसने खदेड़ दिया था, और आज लगातार पता नहीं कितने सालों से शी हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ लॉट। 18 years ऑफ मैरिज। क्योंकि मैं शादी में भी गई थी ना उसकी। होता क्या है इसमें, जो जिस समय मी टू कैंपेन ये शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई जो बहुत अच्छी पोजीशंस में थे। क्योंकि वो अच्छी पोजीशंस में थे, अगर आप देखेंगे तो विक्टिम शेमिंग बहुत हुई। हाँ, बहुत हुई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई इंसान बोलने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं बोलूं कि मैं नहीं बोलूं, क्योंकि आपको तो लगता है कि अच्छा पहले क्यों नहीं बोला। एग्जैक्टली तुम तो देर में बता रहे हो, 20 साल पहले हुई बात आप क्यों बता रहे हो? नहीं बताया, तब तो आपने सारे फायदे ले लिए। हाँ। और अब आप ये चीज़ बता रहे हैं। तो आप ये देखें, ये मैंने देखा कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा था, कुछ एक्ट्रेसेस ने लिखा था, उनका जो कैरेक्टर एसेसिनेशन है वो इतना ज़्यादा हुआ। मीडिया में देख लें आप, हर तरह से देख लें पब्लिक में, कि लोग बोलने से पहले ना डरते हैं। आपकी एक इमेज बनी हुई है, वो जो इमेज होती है वो इंसान को अपनी असलियत से प्यारी हो जाती है एक वक्त के बाद, और उसको सेव करने के लिए आप कुछ भी करते रहते हैं। ये हमारी भाई इमेज है, अब वो सशक्त स्वतंत्र महिला की इमेज है, उसको टूटने नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इंस्पिरेशन हो। एंड द मोमेंट यू से कि भाई मैं भी महिला हूँ, मैं भी वल्नरेबल हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो धराशायी हो जाता है, वो बबल फूट जाता है ना। तो इतने जो आपके फॉलोअर्स हैं, द पीपल हु लुक अप टू यू, आप उनकी नज़र में बने रहने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सहते रहते हैं जो आपको सहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक, मैं कहूँगी ढोंग, इसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते, ये मेरा मानना है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, कि अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते हो, आप किसी और के लिए माइक ले जाके कवर भी करोगे स्टोरी, क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द पॉइंट? जैसे निष्ठा
है। तो इसके जीवन का अभिज्ञान या सिया कह लो मैं रही, क्योंकि मैंने उसके तलाक के पीछे की वजह कह सकते हैं कि मैं रही। जब मुझे पता चला, वो मेरे संपर्क में आई और मेरे एक दोस्त ने मिलाया था उसे, जैसे मैंने उसमें लिखा ना प्रभात ने मिलाया, तो प्रभात ने सिया से क्या, मुझसे मिलाया। आई वॉज कनेक्टेड। सुबह पिट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसके बाद में जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने इन द बेस्ट न्यूज़ चैनल्स, फिर वापस आ रहे हैं, फिर पिट रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। सो आई रिमेंबर, मुझे इतना पता नहीं था। एक दिन मेरे घर पे ये लोग डिनर में आए, फैमिली इनकी, तो खाना वाना बना रखा होता, यूजुअली कुक बनाती है, तो ये दौड़ती हुई आई, दीदी मेरे को ना 4 रोटियां सेकनी है। 4 रोटियां क्यों सेकनी है, कैसरोल में बना रखा हुआ है। नहीं नहीं ना, उसका पति के लिए कि वही मेरे हाथ का खाता है, गर्मा गर्म खाता है, वो एकदम तवे से उतरी रोटी खाता है, वो कैसरोल में रखी रोटी नहीं खाएगा। मैंने कहा भाई कैसा जर्नलिस्ट है, कैसा जर्नलिस्ट है, ऑड टाइम्स काम करता है, 2 बजे आता है, तो बनाती हूँ, कहती हाँ मैं बनाती हूँ। मैंने क्या आदतें डाल रखी हैं, घर मेरा है, आप किचन में नहीं जाओगे, मेरे घर में कैसरोल की रोटी खाएगा। बोला आपने बहुत हाँ, सही। मैंने नहीं बनाने दिया उसे अपने घर में कि आप नहीं बनाएंगी, व्हाट इज दिस, कि आप मेरे किचन में जाके 4 रोटी। उसने बहुत प्लीड किया, मैंने कहा नहीं होगा ये। फिर मैंने उसको व्यक्ति को बोला कि भाई हमारे घर में तो ऐसा है, गरम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौटंकी। तो सामने एकदम नाइस रहते हैं बहुत सारे लोग, और उल्टा कि यार ये ऐसे ही करती है, ये जहाँ पे जाती है ये पता नहीं क्या क्या ज़रूरत है, तुम बैठो ना तुम खाना खाओ। तो वो सब बहुत नाइसली निपट गया। स्लोली ग्रेजुअली व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तब पता चलना शुरू हुआ कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने मान लिया था कि ये बच्चा उसका नहीं है। उसके बाद उसने जिस किस्म से उसे टॉर्चर करना शुरू किया, मुझे नहीं लगता था उन लोगों को साथ रहना चाहिए। और फिर हमारी काफ़ी बातें होती रहीं, चीज़ें आगे बढ़ी, एंड देन शी stood up for herself and she took a step. वो निकली उस घर के बाहर, और आज वो ठीक है, 12-13 साल की उसकी बेटी है, और बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं दोनों लोग। दे आर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। यहाँ पे रहते तो ऐसा कभी नहीं संभव था। ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती है कि अरे, और ये मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंसिकल लगता है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड हियर, जब ये कहते हैं अरे लड़ाई भी तो, मारता भी तो वही है जो प्यार करता है। मतलब इसके अलावा मैं और कैसे रिएक्ट करूँ। करने के जो तरीके हैं, यकीन मानिए इतने ख़राब हैं। आदमी बुरा नहीं है, शराब पी लेता है तो बुरा हो जाता है। शराब बुरी है, प्यार बहुत करता है तभी तो सुबह माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांग लिया ना, सब ठीक हो गया, फिर आप दूसरे दिन फिर पिटने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्यार तो बहुत करता है। देखिए, तो ये वाकई बहुत नॉनसेंसिकल है, पर ये हमने बना रखी हैं कुछ चीज़ें, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न में हैं चीज़ें। पहले आपके ऊपर शक करना, फिर आपको रोका टोकी करना, फिर आपके धीरे धीरे कपड़े पहनने के तरीके, जॉब की जगह, आपके दोस्तों को, इन चीज़ों को मैनिपुलेट करना, धीरे धीरे छुड़वा देना। उसके बाद में आपको एकदम अकेला करने के बाद में फिर आपके साथ में आपकी पिटाई हो रही है या आपका परिवार छूट गया है, वो आपको अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं। तो मैनिपुलेशन है, गैसलाइटिंग है, वायलेंस है, इन सब का मिक्स, और ये एक पैटर्न है। और कोई सिंपैथी भी नहीं है कि मेरी वजह से कितना कुछ छूट गया उसका, नहीं, है ना, क्योंकि ये तो ओनरशिप राइट वाली बात आ जाती है ना। ओनरशिप है, आप एक बार आपकी शादी हो गई, आप उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और आप उनकी जायदाद हैं, अब पूरी मलकियत है, तो फिर घर जाना क्या होता है। अब आप अर्थी में ही बाहर जाइए। वो कुछ चीज़ें, कुछ नोशंस इंडिया में बने इस किस्म के हैं, डोली में आएंगे, अर्थी में जाएंगे, वो तुम्हारा घर है, ये अब नहीं रहा। कंडीशनिंग ऐसी है, कंडीशनिंग ऐसी है कि हम आधी चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं मम्मी के साथ भी तो होता था, चाची के साथ भी तो होता था। तो कुछ चीज़ें आपने क्योंकि बचपन से देखी हैं, आप खुद ही अपने दिमाग में उसे जस्टिफाई कर लेते हो कि ये तो नॉर्मल है, इतना तो होता ही है। मेरे पापा नहीं मारते थे, पर चाचा तो देखो ऐसे थे, भाभी को भैया ऐसे नहीं करते थे, लेकिन देखो ना फलानी मामी जी के साथ ये होता था। तो आपको पहले पता है कि परिवार में कहीं होता था, कहीं नहीं होता था, तो मिक्स एंड मैच ही मिलना। और बेटा थोड़ा तो सब सहते ही हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता है। और उससे भी बुरी दवाई, सबसे बुरी दवाई क्या है? एक चीज़ होती है लड़के बिगड़ रहे हैं तो शादी कर दो, ठीक हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई कलह है, कोई प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा कर दो, सब सही हो जाएगा। फिर क्या होता है, आप फर्दर स्टक होते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनलेस आपने पहले ही क्लीन स्लेट नहीं है आपके पास, और आप एक बच्चा इज नॉट जस्ट अ लिटिल बेबी, मतलब वो कितनी आप एक नया मतलब एक नई जिंदगी दुनिया में ला रहे हैं, उसको रेयर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे,
कितना कुछ ऐड ऑन होता है और फिर उसकी खातिर आप वो लूप चलता रहता है, वो सहते आप रहते क्या हैं। एटमॉस्फेयर दे रहे हैं उस बच्चे को? क्या उसको दिखाई नहीं देता? क्या उसे छोटे बच्चे भी बहुत सेंसिटिव बहुत होते हैं, रिसेप्टिव उन्हें होते हैं। बहुत समझ में आता है। तो आप क्या संस्कार देंगे, आप क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को जो कभी अपने जीवन में शायद प्यार पे, शादी पे भरोसा ना करे, इस प्रकार से आपको देखे। और आप सोचते हैं बाप रहना चाहिए, तलाक नहीं होने चाहिए, कहीं उसके मन के ऊपर बुरा असर ना पड़े, तो आप सहते रहते हैं। मैं प्रो तलाक नहीं हूँ, मैं कई बार जस्टिफाई करती हूँ लोगों को। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि हर कोई अपना पति छोड़ दे और हर कोई अपनी पत्नी छोड़ दे, लेकिन प्यार से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स, नहीं नॉन चाहिए प्यार, नेगोशिएबल। नहीं चाहिए प्यार। दो लोग साथ में रहते हैं, हम एफेक्शनेट तरीके से रह सकते हैं, पर अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, फिर किसी भी रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं है, ख़ास करके शादी का। प्यार कम रखो चलेगा, दोस्ती ज़्यादा रखो, भरोसा ज़्यादा रखो, और रिस्पेक्ट तो लूज़ होनी नहीं चाहिए। वो लाइन क्रॉस होनी ही नहीं चाहिए। वो अगर हो रही है बार बार, फिर तो आपको सोचना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको निकलना चाहिए। वनीता ने ये एक्सप्लिसिटली कह दिया है, मैं भी इस बारे में बात करूंगी और ये मैं आउटराइट बोल देती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एज अ व्यूअर आपकी कैपेसिटी को जज कर रही हूँ, पर इसका केवल इतना मतलब है कि हम ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ बातें उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही कि घर टूटने चाहिए या घर तोड़ने हैं या अरे ये तो आंदोलन कर रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये मनगढ़ंत नहीं है, लोगों के साथ घटा है। और मुझ जैसे लोगों के लिए ज़्यादा शॉकिंग क्यों होता है, या आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, कि आसपास कहीं नहीं देखा, अपने पेरेंट्स का नहीं देखा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं देखा। और जब आप सुनते हैं ना ऐसा कुछ, मुझे मतलब ये मेरा लिमिटेड था कि ये वहीं तक है, सिनेमा, टीवी सीरियल्स, किताबें, पर ये एक्चुअली है। वो कहते हैं दैट इज़ वाई दे से ना कि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है जो असलियत होती है। कमिंग बैक टू मैं क्या कह रही थी कि हम यहाँ किसी को ये उकसाने नहीं बैठे हैं, ये डिस्कशन इसलिए नहीं है। और मैं जानती हूँ कि जो हमें देख रहे हैं वो ये बात अच्छे से समझते हैं, पर फिर भी सेफ साइड होकर ये आउट लाउड कहना बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप घर तोड़िए, रिश्तों की कदर मत कीजिए, इंसान की कदर मत कीजिए, एकदम से बैकआउट कर जाइए। हम बस इतना कह रहे हैं, अगर मैं इसको क्रिस्पेस्ट वे में रख पाऊँ वनीता, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो गलत है वो गलत है और गलत को गलत बोलना गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। एटलीस्ट स्पीक अप। आप एक्सेप्ट करें प्रॉब्लम है। पहली चीज़ है कि एक्सेप्ट कर पाना, ये चीज़ हम उसको इतना सामान्य समझते हैं कि हम मानते ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है। इट्स नॉर्मल। तो पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, और जब आपको पता है कि प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो संभव प्रयास हैं, आपको बात करना चाहिए, आप बात करें। आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, आप वहाँ जाएं। आपको थेरेपी के लिए जाना चाहिए, आप वहाँ पे जाएं। अपने हस्बैंड से, अपने स्पाउस से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बात केवल हस्बैंड ही बहुत हिंसक हों, कई बार महिलाएं भी बहुत नैगिंग होती हैं। तो अपने स्पाउस से बात करें। मैं इसे जेंडर न्यूट्रल रखना चाहूँ, उसको बात करें और बात करके सुलझाने का प्रयास करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो बातों से सुलझ जाती हैं क्योंकि हमने कभी बोला ही नहीं होता है, तो कई बार बिना कहे लोगों को समझ ही नहीं आता कि अच्छा ये गलत हो रहा था, क्योंकि परवरिश वैसी नहीं है। हम इतना नॉर्मल समझते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि आपको 4 लोगों के बीच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई फेल्ट इंसल्टेड। तो एक बार आप अगर कह देंगे और व्यक्ति को समझ में आ जाता है, नथिंग लाइक इट। पर अगर आप बोलेंगे ही नहीं और दूसरा समझ भी नहीं पाएगा और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, देन देयर इज़ नो पॉइंट। तो पहला स्टेप है एक्सेप्ट करें, फिर बात करें, काउंसलिंग करवाएं, फिर भी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मार खाने से रोज़ और बच्चों को ख़राब इन्वायरमेंट में बड़े करने से अच्छा है कि दूर दूर रहें, प्यार से रहें, लेकिन दूर दूर रहें, साथ में मत रहें। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी का। जेंडर न्यूट्रलिटी की आपने बात करी तो एक एक्सर्प्ट बहुत अच्छे से सेटल किया और ये मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए, और इसके बाद मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी को मन में मत रखो, तुम बता सकती हो। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई, उसे एक गिलास पानी दिया। जी मेरा मतलब है कि हाथों में हाथ लेकर देर तक यूं ही बैठे रहना, आंखों में आंखें डालकर गाने सुनना और बाहों में झूमना, कॉफ़ी पीते हुए किताबों और कविताओं पर बातें करना, बिना किसी प्लान के अचानक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना, बारिश में नाचना। कितना कुछ है ना प्यार में। नामिया ने प्यार भरे रिश्ते की अपनी परिभाषा बताई। हाँ ये तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। प्यार दरअसल इन्हीं खूबसूरत चीज़ों से शुरू होकर आखिर में बिस्तर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मर्द शायद बंजारों जैसे होते हैं। एकमात्र तरीका जिसके ज़रिए वे अपनी भावनाएं, प्यार, जुनून और मर्दानगी सब साबित कर सकते हैं, वो है सेक्स।
यही उनके लिए प्यार साबित करने का भी जरिया होता है। प्यार में जब तक बिस्तर नहीं आता तब तक वो सारी प्यारी और खूबसूरत यादें बनती हैं जो तुमने अभी बताई, पर जैसे ही जिस्मानी रिश्ते शुरू हो जाते हैं तो बाकी सब बातें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि आदमियों के लिए ज़्यादा मायने यही रखता है कि वो अपना जुनून और अपना प्यार सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे महसूस करवा सकता है। ज़्यादातर आदमियों के लिए प्यार की यही परिभाषा है। सिया ने सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात समझाई। आप सोचेंगे कि ये एक्सर्प्ट क्यों पढ़ के सुनाया, ये पार्ट क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि इसके बगैर ये कह देना कि ये किताब अगर हम इसका कवर देखें या जैसी हम बातें कर रहे हैं और ये पढ़े बिना अगर मैं ये कहती कि काफ़ी जेंडर न्यूट्रल या बायस फ्री किताब है, आदमियों को बैश नहीं करती, तो वो बेमानी होती। इसलिए मैंने पढ़ी। और उसके साथ ही जो इन सब में मेरे साथ सबसे खूबसूरती से सेटल किया है, इसके बाद भी मैं फॉलो अप क्वेश्चन लूँगी इस कॉन्टेक्स्ट में, पर एक सबसे अच्छी बात कि इसमें आपने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आदमी वॉन्टनली ऐसे होते हैं, है ना, कि उनको नहीं पता एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि हम दबा देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैं रोऊंगी तो नहीं रोका जाएगा। हाँ, अगर मेरा भाई होता, अरे तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, तुम्हें शो ही नहीं करना है। तो एक ऐसा इंसान है जिसके वो बहुत करीब जा रहा है या उस मोमेंट में होता है, उसे नहीं पता कि वो एक्सप्रेस ही कैसे करे अपने आप को, जिसने कभी नहीं किया। और ये बात मैं बहुत कम देखने को मिलती, क्योंकि हम ब्लेम कर देते हैं, अरे तुम तो इमोशनलेस हो यार, तुम कितने रिजर्व्ड हो यार, तुम्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, तुम जाहिर ही नहीं कर सकते हो। और उस बेचारे के पास शायद और अभी भी मैं साइड में ले रही हूँ, ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ, कि उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। और उस समय उनको लगता है कि अरे नहीं, मैं प्यार ही तो कर रहा हूँ, और लड़की सोच रही होती है कि मतलब यहीं तक लिमिटेड है, इसके बाद इसके पीछे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस किताब में आपने आदमियों को बैश नहीं किया, यू टच्ड सेंसिटिव टॉपिक्स। आपने मैरिटल रेप की बात करी है, आपने आक्रामक और हिंसक सेक्स की बात करी है जो सिया के साथ होता है, 13 साल लगातार होता है, उसे सिगरेट के दाग दिए जाते हैं। मतलब इतना कुछ होता है इस किताब में, और उसके बावजूद आपने मैन बैशिंग नहीं की, जो मेरे को बहुत बहुत पसंद आई ये बात। आप जेन्युइनली ऐसे ही ऑपरेट करती हैं या आपने ख़ास ख्याल रखा था जब आप लिख रही थी, ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, जनरली ऐसा है, क्योंकि हर व्यक्ति ना, दिस इज़ इंडिविजुअल, इट इज़, औरतें हों या आदमी हों, हर किस्म के लोग होते हैं, और हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, हर आदमी ख़राब नहीं होता है। ये बहुत ही कुछ पिक्यूलियर केसेस और चीज़ें होती हैं, इसमें खाम-खा में एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे जेंडर को खाम-खा में हम उसका क्या कहना चाहिए, मॉन्स्टर बना दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपको 10 लोग में से 8 अच्छे मिलेंगे, 2 थोड़े अजीब मिलेंगे, पर क्योंकि वो 2 ख़राब हैं इसलिए हम कहते हैं आदमी ऐसे होते हैं, आदम ज़ात ही ऐसे होती है। क्या मतलब है इस बात का? तो जब हम टेररिस्ट का धर्म नहीं देखते हैं, तो हम वायलेंस में, रिलेशनशिप्स में क्यों सिर्फ एक आदमी की वही बैश करके या फेमिनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए आदमी को बुरा बताना ज़रूरी नहीं होता। ऐसा मुझे लगता है कि किसी को मैं गाली देकर सेक्युलर नहीं होती, एक धर्म को गाली देके सेक्युलर नहीं होती, वैसे मैं आदमी को गाली देके फेमिनिस्ट नहीं होती। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वाई डू दैट? तो हाँ, जनरली सोच मेरी ऐसी है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं उसी प्रकार से लिखूं। खाम-खा में किसी एक को विलन बना देना और दूसरे को एकदम बेचारा बना देना, कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसा है और जो रियल लाइफ में हुआ है, जब हम वही चीज़ें पकड़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं, तो हम उन्हें बेवजह एग्जैजरेट क्यों करें? तो हाँ, मेरी सोच ऐसी है शायद। आपकी सोच ऐसी है, आपको इतनी क्लैरिटी है, और अपब्रिंगिंग का, आपके आसपास जो लोग रहे उनका बहुत असर पड़ता है ना हमारे अपने व्यक्तित्व पर। आप किसको क्रेडिट देते हैं विनीता? हु टॉट यू अबाउट इक्वालिटी, जिन्होंने आपको बताया कि आदमी औरत, हम जेंडर बाइनरी, हम भी बायस होकर बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, पर इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो जो भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा कि आदमी औरत समान है, ये कौन था, या अभी भी किसको श्रेय देती हैं? आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड? पेरेंट्स, पहले सबसे पहले पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे फादर को। इज़ फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और उनका वो हम लोग की परवरिश शायद बहुत स्वतंत्र थी। मैंने कभी, मुझे घर में जाके ये बार बार पूछना नहीं पड़ा कि मैं फ़लाने के साथ घूमने जा सकती हूँ, कि खाने जा सकती हूँ, या लेट नाइट बाहर। मुझे कभी इस तरह की परमिशंस नहीं लेनी पड़ी छोटी छोटी चीज़ों की। मेरे पिताजी बहुत आज़ाद ख्याल थे। हालांकि मेरी माताजी प्रिंसिपल थी, तो वो स्कूल प्रिंसिपल थी, तो वो उस तरह से डिसिप्लिन हमारे घर में बहुत आता है।
लेकिन उनके साथ में भी बेवजह के सवाल नहीं थे। इनफैक्ट मैं बोलूँ ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे कभी कभी लगता था, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जब हम लोग टीन एज में आ जाते हैं, आप 16-17 साल के होते हैं और आपको नए नए ना गुलाब मिलना और गिफ्ट्स मिलना शुरू होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे दोस्तों के घर में सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ गए थे, किसने दिया, हम लोग कोई सवाल ही नहीं पूछता है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है घर के अंदर। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फैमिली, क्योंकि देयर वाज दिस बॉय, उसने मुझे कुछ तो भी कहीं से दुबई से लाके कोई गिफ्ट पकड़ाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि आज तो मेरे घर में मुझसे सवाल होंगे ही होंगे, जो अभी तक नहीं हुए। बिकॉज हम कोविड में पढ़ते थे, ज़्यादा लड़के घर आते थे, कभी इस किस्म की बात ही नहीं हुई, पर वो स्कूल का भी लड़का नहीं था, तो मैंने आज तो सवाल उठेगा। बहुत शान से ले जाके मैंने दिखाया उसको, रख दिया ड्राइंग रूम में जाके कि ये दुबई से फलाना लेके आया है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लग ही नहीं रहा है कि इंडिया का है। अच्छा अगला सवाल आएगा, नहीं, फिर मैंने बताया कि वो अंडर 19 खेल के आया लड़का ऐसे ऐसे करके। अच्छा साथ में नहीं पढ़ता है? नहीं। हाँ अच्छा, तो कहाँ मिल गया, अगला क्वेश्चन होना चाहिए ना। आए नहीं, चलो खाना खा लो। तो मुझे इतना ख़राब इनफैक्ट लगता था कई बारी कि जिन माँ बाप को पूछना चाहिए कि आपका 16-17 साल की आपके घर में लड़की है, कहीं से गिफ्ट लेकर आ रही है, पूछो यार। सबके माँ बाप पूछते हैं, हमारे माँ बाप नहीं पूछते थे। तो ये मेरे भाइयों के साथ में भी था, ये मेरे साथ में भी था। तो आप कह सकती हैं कि ये घर से आता है, कि एक जेंडर न्यूट्रल माहौल था, कि उन लोगों को भी गिफ्ट्स मिलते थे या चीज़ें होती थी, तो वो अननेसेसरी कभी उसमें घुसते नहीं थे। काउंसलिंग बहुत करी हमारे पेरेंट्स ने, उन्होंने कभी कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले वो हमें बता देते थे कि मतलब अब आप इस चरण में पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट चरण के लिए आपके ये चीज़ें होने वाली हैं, तो वो बता के पहले से रखते थे। पर ऐसा कभी नहीं होता था कि उन्होंने बेवजह सवाल किया हो, या जैसे होता है ना माँ बाप का कि क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं हुई। तो कह सकते हैं पाठशाला अच्छी थी, लोग अच्छे थे। और केवल इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, है ना? नहीं वो नहीं था। वो जैसा भाइयों के साथ था कि उनके लव लेटर्स भी हमने डाइनिंग टेबल पे पढ़े, और वो हम लोगों के साथ में भी था। तो हाँ, ये तो फन पार्ट हो गया, है ना? तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो आपके फादर या माँ की तरफ से हो, जब आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि ये जो सुनने को मिलता है, क्योंकि चाहे आपकी फैमिली कितनी ही बैलेंस्ड क्यों ना हो, आप बाहर से बातें ज़रूर सुन लेते हैं कि फ़र्क होता है, फलां की फैमिली इनकम्प्लीट है क्योंकि उनके घर में बेटा नहीं है, और ये सब। तो कभी आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सेटल किया हो आपके साथ और आपको याद आता हो कि वो एक वाक़ये ने मुझे एक्चुअली ये समझा दिया था कि फिजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, पर जब हम सेरेब्रल ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, एज लॉन्ग एज आपके दिमाग, आपकी पर्सनालिटी की बात है, फ़र्क नहीं होता है कोई कैपेबिलिटीज़ में, कॉम्पिटेंस में। कुछ ऐसा आपको याद हो तो? अपने घर में तो ख़ास नहीं, क्योंकि पापा का जो घर है वो पूरब का है, पूरब का बोलेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो मुझे ये याद है कि एक आध बार जब हम उनके साथ में उनके घर गए, जहाँ पे अब ख़ास करके कोई नहीं रहता आसपास, कुछ कज़न, ताई जी एंड ऑल दैट रहते हैं। हम लोग किसी मैरिज में गए थे, मुझे याद है, मेरे भाई और मैं, पापा भी थे साथ में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब खाना परसा गया तो पापा भाइयों को और ताऊ जी को सबको दे दिया गया खाना। उनके घर में 5 बेटियाँ थीं और 1 बेटा था। हमारे घर में 2 बेटे थे और 2 बेटियाँ थीं। तो दीदी नहीं गई थी, दोनों भाई गए थे और हम गए थे। उन्होंने जब खाना परसा तो उन्होंने लगा दिया। हमारे घर में सबसे छोटे होने की वजह से भी कह सकते हैं आप, या जैसे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले खाना हमारा लगता है। तो हम अपने घर के गणेश भगवान होते थे सबसे पहला भोग हमको चढ़ता था। तो हमको वो आदत थी या वहाँ पे भाई खाना ही नहीं, वहाँ पहुँचे तो ताई जी ने कहा नहीं, पीछे बैठो, जब दीदी लोगों का होगा तब खाना। इतने में तो हम लोग कि खाना लगा है और खाने को नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है। इन क्लास 8th समथिंग। तो मेरा भाई देख रहा था, वो आया और हाथ पकड़ के लेके गया और उसने मेरे साथ में अपनी थाली शेयर करी। कुछ नहीं बोला, वो मुझसे 5 साल बड़ा है, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला तुम इसमें खाओ। ताई जी ने उसे कुछ मना नहीं किया, खाना वाना मिलता रहा। जब ख़त्म हो गया तो फिर हमें पता चला ये उनके घर का रिवाज जैसा था। पहले आदमी खाते हैं, फिर औरतें खाती हैं, फिर औरतें और लड़कियां खाते हैं, क्योंकि वो लड़का जो था वो इकलौता था और वहाँ पे 5 बहनें थी। हमको आदत नहीं थी, तो खैर बाद में मेरे पिताजी को मेरी वजह से काफ़ी सुनना पड़ा। उनको ये चीज़ समझाई गई कि जो आप कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ में, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जिस घर में जाएगी वहाँ उसका तलाक ज़रूर होगा,
आप उसे एक शब्द इस्तेमाल होता है उधर हर्राफा, यानी बहुत तेज़ तर्रार आप बना रहे हैं उसे, क्योंकि आप एकदम लड़कों के साथ में हर चीज़ में रख रहे हैं और ये भुगतेगी ये लड़की एक दिन। तो मैंने कभी नहीं सुना, पर मेरी वजह से मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सुना है, क्योंकि उन्होंने हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। हमारी चाहे आप कहें पढ़ाई लिखाई थी, कुछ भी था, सब चीज़ें सेम थी। उसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत आई, उन्हें काफ़ी सुनना पड़ा। बाकी तो हाँ, हम लोग को तो उन्होंने हम तक पहुँचने नहीं दी उस समय की आँच। अब मेरे तक पहुँचती है क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ शुरू में आई जब एक बेटी थी, तब भी हुआ कि फैमिली कंप्लीट नहीं है, एक और होनी चाहिए, एक और होनी। तो मुझे वैसे भी लगता था हमेशा कि बच्चा अकेला नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे ज़रूरी हैं। मेरी दूसरी भी बेटी हुई, तो जब दूसरी बेटी हुई है, तो एक किस्म का रोना-पीटना हुआ एक राउंड लोगों का, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को डील किया कि हमारा बच्चा है, कृपया आप लोग इस चीज़ के बाहर रहें। हमने एक पाल लिया, हम दूसरा भी पाल लेंगे, किसी के सजेशंस नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे, इफ़ नॉट फैमिलीज़, द काम वालीज़ और एनीबडी यू मीट, अच्छा 2 बेटियां हैं, लोग ऐसे बोलते हैं जैसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है। नहीं, कमी नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें अच्छी परवरिश मिल रही है। बिकॉज वी टॉक अ लॉट, जो आप चीज़ें अभी कह रहे थे ना कि टीनेज में और हम इस तरह से बात करते थे, आई मेक श्योर कि मैं अपने बच्चों से पूरा कॉन्वर्सेशन रखूँ। उन्हें हमेशा पता होता है, जैसे हमारे पिताजी हम लोगों से रखते थे कॉन्वर्सेशन, आई कीप माई कॉन्वर्सेशन इंटैक्ट विद देम। मैं बात करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, चाहे उनके स्कूल्स के, क्योंकि अभी अब टीनेज में है बड़ी बेटी, एक्सपोजर्स हो रहे हैं, सवाल जो आते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मतलब अगर बच्चा आके पूछता है, सुन लेता है। आई थिंक 8-9 ईयर्स की थी मेरी बेटी जब उसने मुझसे पहली बार पूछा कि मम्मा सैक्स क्या होता है। अब वो अच्छा, जो ऐसे बोल के ऐसे करके, तो वो जो सुन के आई थी, जो भी उसे समझ में आया करके, तो मैंने पहले उसे बताया सेक्स, जेंडर वाला सेक्स से, और फिर मैंने कहा फिर अभी आप 13 हो जाओ, देन विल डिस्कस कि क्या होता है। तो आई मेक श्योर कि मैं बताऊं ज़रूर, मैं उसको हटा ना दूँ। इवन स्लैंग्स हैं या गालियाँ हैं, कुछ वो लोग लेकर आते हैं, हम उन्हें मतलब बता देते हैं कि अच्छा ये सुना, इसका ये अर्थ होता है, बोलना है कि नहीं बोलना है। वो ज़रूरी है, झूठ मूठ कुछ बता देना, कोई कहानियाँ, मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो वो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ को बुरा लग सकता है, पर दिस इज़ हाउ मेरे घर में परवरिश चल रही है। बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, पति भी हाँ खुशी है। मैं रिलेट कर सकती हूँ उस चीज़ से, बिकॉज वी आर 2 डॉटर्स, मतलब मैं और मेरी छोटी सिस्टर है। और हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कि रक्षाबंधन पे स्पेशली देयर यूज्ड टू बी अ फियास्को। अरे मतलब अरे इनकम्प्लीट है यार इनका तो फैमिली, एंड माय पेरेंट्स आर ऑलवेज चिल। ठीक है, दे प्लान ऑन 2 किड्स, दे हैव 2 किड्स, ये मेरे फादर का कहना है। और मैं और आकृति, मतलब मेरी सिस्टर का नाम आकृति, हम लोग वो कभी कभी से सैड कोने में दुबकी, अरे यार। एंड देन व्हेन वी ग्रू अप वी रियलाइज अरे हम लोग हैं ना एक दूसरे के लिए बाबा, वी डोंट नीड। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने भाई या जो मेरे कजन ब्रदर्स हैं उनकी वैल्यू मैं घटा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि लेकिन हम इनकम्प्लीट नहीं हैं। एग्जैक्टली तो मैंने अपनी बेटियों को ये आदत डाली है शुरू से, वो हैंडमेड राखियाँ बनाती हैं दोनों एक दूसरे के लिए, एंड दे टाई इट टू ईच अदर। वो आपको करना है, क्योंकि एक दूसरे के लिए हमेशा जीवन पर्यंत आप ही दोनों रहने वाले हो। जब माँ बाप नहीं भी होंगे तब सिबलिंग्स रहेंगे, तो सिबलिंग होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक भाई हो और ऐसा हो। नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकते हम बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली। अब किताब पर लौटते हैं। आप जब पहले बात हमने जब लास्ट सिया से रिलेटेड बात की या किताब से रिलेटेड बात की थी, वो ये थी कि जब लोग जस्टिफाई करना शुरू करते हैं कि अरे वो मार रहा है। मैंने यहाँ शेड्स देखे हैं कि इस कैरेक्टर इस किताब में सिया भी कहीं ना कहीं कहती है अरे वो मुझे मारता तो नहीं है, गाली गलौज नहीं करता। पर और हम जब सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है कि अरे हाथ उठाता है, ब्लैक एंड ब्लू मारता है किसी औरत को, उसका पति या कोई भी उसका करीबी, वहीं तक रुक जाता है। और शायद मैंने इतना डिटेल्ड अकाउंट बहुत कम पढ़ने को मिलता है जब हम अग्रेसिव सेक्स की बात करते हैं। और ये अनकंफर्टेबल भी होता है, जाहिर है आपने लिखा है तो, और हम आपने लिखा, आप रीड भी करती होंगी, उसे एडिट भी किया होगा, तो जीता है इंसान उस चीज़ को बार बार, चाहे फर्स्ट हैंड ना हो पर दिमाग में तो चलता है। जहनी तौर पर वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उथल पुथल मचा देता है। ये क्या जब आप लिख रही थी, मतलब इसीलिए मेरा क्वेश्चन इससे निकलता है कि जब आप लिख रही थी इस चीज़ के बारे में कि अग्रेसिव सेक्स, हिंसक सेक्स जैसा वो करता है उसके साथ, I should not draw comparisons here. It is worse than beating somebody black and blue.
सिगरेट के चटके देना उस जगह जहाँ दिखे नहीं हो, वो ढीले कपड़े पहन के आती है ताकि उसके शरीर पे निशान ना दिखें, वो रंग नहीं पहनती है क्योंकि वो रंगों में अच्छी लगती है, उसके पति को शक होगा। और ये काफ़ी डिटेल में आपने बताया जब हम एग्जाइल वाले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जब अभिज्ञान उसको पढ़ता है। तो क्या कभी थॉट आया कि सेक्स के बारे में तो चलिए बात हो जाती है, इंटीमेसी के बारे में लोग लिखते हैं, पर जब हम आक्रामक होने की बात करते हैं खासकर बिस्तर में, और इतना ज़्यादा अग्रेसिव कि वो ब्रूटल हो रहा है, इंसान टॉर्चर कर रहा है किसी को, गाली और गंदे शब्द बोल रहा है, एक पॉइंट पे कभी लगा आपको कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए इसको, या इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? अगर बात करूं तो इस किस तरीके से कन्फ्यूजन था कभी आपके? प्लीज़ एलैबोरेट कीजिए, मैं प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ। शुरुआत में मैंने इंग्लिश में लिखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इंग्लिश में लिखते वक्त नहीं था बिल्कुल भी। इनफैक्ट क्या होता है, जिस समय आप लिखते हैं ना, आप जोन आउट होते हैं। और जिस वक्त मुझे लगता है मैं ये एग्जाइल वाला चैप्टर लिख रही थी, उस समय मुझे बहुत बेयर किया होगा मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में रहती थी। चिड़चिड़ी, टेंशन में, हर चीज़ से इरिटेटेड, हर वक्त गुस्सा हो जाना छोटी बातों पे। जब आप लिख रहे होते हैं ना, आप साथ साथ में जी भी रहे होते हैं वो चीज़ें, और वो बहुत ड्रामेटिक होता है। तो ये कभी नहीं था कि नहीं लिखना है, लेकिन जब मैंने लिखा, मुझे लगता है मैंने बहुत रो रो के लिखा है वो। और वो अकाउंट्स को कुछ ईमेल्स के रूप में मैंने पहले लिखा, अपने को पोस्ट करती गई उसको, क्योंकि वो एक साथ किताब में नहीं लिखे थे। फिर मैंने बाद में उसको किया, वो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जितनी बार मैं सोचती थी और मैं जहाँ से बताना मुझे शुरू हुआ था, चाहे वो सिया वाला अकाउंट था और चाहे वो निष्ठा वाला अकाउंट था, जहाँ से उन लोगों ने बताना शुरू किया था, जब उनमें मैं जाती थी ना फर्स्ट पर्सन में, तो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें आपको और आपके मेंटल फ्रेम को। तो हाँ, इंग्लिश लिखते वक्त बहुत वो था, मतलब ये नहीं लगा कि नहीं लिखूं, लेकिन हाँ, खुद को बहुत ट्रॉमेटिक लगा वो लिखना, वो बहुत रोते हुए लिखा गया। जिस समय हिंदी किया है, हिंदी में एक चीज़ ये थी, क्योंकि हिंदी इसलिए करना था, 2 लोगों ने मुझसे कहा था कि हिंदी इसका ट्रांसलेशन ज़रूरी है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसमें से एक मेरी माताजी थी। उन्होंने बोला कि ये कहानी लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हिंदी में ज़रूर ट्रांसलेट करना। तो और दूसरी चीज़, जब अनंत विजय जी ने जब कहानी पढ़ी थी, तो उन्होंने इंग्लिश वाली पहले पढ़ी थी। उन्होंने पढ़ी थी पहले, और जब मैंने लिखी तो मैंने उन्हें ही भेजी थी। इनफैक्ट मैंने उनको पूछा कि मैं छपवाने लायक है कि डिलीट कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पर इसको हिंदी में भी करना। तो उन्होंने बोला था, जब मैं हिंदी कर रही थी तब मुझे क्वेश्चन मार्क्स वहाँ पे आ रहे थे, जैसे जब इसका नाम सेलेक्ट हुआ तो मुझे एक बार लगा कि फैमिली, पीपल, मतलब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि आप पेरेंट्स के उससे सोचें या फैमिली के अकाउंट से सोचें, जी हमारी बेटिया ने किताब लिखी है क्या, बेहया नाम है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और ऑफ कोर्स आप ये चीज़ें सोचते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश से आते हैं और सब हिंदी में, तो सबको पता चल रहा है। फिर ये अकाउंट थे सारे के सारे, तो मम्मी पापा पढ़ेंगे से मुझे नहीं कभी ये था कि वो पढ़ेंगे और कहीं पे कोई दिक्कत ऐसी आएगी या कोई कुछ सोचेगा। लेकिन देयर वर सर्टेन रिलेटिव्स जहाँ पे जाके आपको लगता है कि अगर ये लोग पढ़ेंगे तो ये क्या सोचेंगे, क्योंकि जब लोगों ने पढ़ा, तो जब उन्होंने सोचा, तो उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन किया और बोला कि गुड़िया के साथ ये सब हो रहा है। उनको ये लगा ये कहानी कि हमारी आपकी है। तो पहली चीज़ जो आती है, फिर मम्मी ने भी फ़ोन किया और बहुत दबे शब्दों में मुझसे पूछा कि सही सही बताओ, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे यहाँ, ये जो तुमने लिखा है? तो पेरेंट्स को भी और कहीं ना कहीं लोगों को ये आता है ना कि जो कहानी आप लिख रहे हैं वो वो आपका आपकी फर्स्ट अपनी अकाउंट है। है। तो एक तरफ मुझे लगता है कि चलो ये इतना कन्विंसिंग रहा, मैं लिख पाई कि लोग इस तरह से सोच पाए। दूसरी तरफ थोड़ा कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता था कि आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं, मेरा पति मॉन्स्टर नहीं है, वो ठीक आदमी है। तो वो होता था। लेकिन हाँ, ये लिखना आसान तो नहीं होता। जिस समय आप इस किस्म की चीज़ें लिख रहे होते हैं, बहुत ट्रॉमेटिक होती है। मैंने बहुत रो रो के लिखा है एग्जाइल फोल्डर, बहुत रो रो के लिखा। सिया ने आपको सब बताया था जो रियल लाइफ सिया है? जी, अब मेरा उनका बर्थडे एक दिन आगे पीछे आता है। वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। डू यू मिस हर? आई डू। मुझे अभी भी वो फियर्स, वो लड़की वापस चाहिए। मुझे आज भी लगता है कि अगर कहीं थोड़ी चेतना उसमें होगी तो वो कोशिश ज़रूर करेगी इससे निकलने की। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने कोशिश नहीं कर पाई, या कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। क्योंकि जिस दिन वो यहाँ तक आई थी और जब हमारी बात हुई, तो अगर वो यहाँ तक आ सकती थी, निकल सकती थी घर से बाहर, उस समय तक तो निकल ही सकती थी, तो ज़रूर ये वो कर सकती थी कि जाएं और वुमेन कमीशन में जाकर
बात करें, लेकिन संभव संभव नहीं हुआ, परिवार का साथ नहीं मिला और वो चीज़ें रह गई। ये भी एक दिक्कत है ना हमारे यहाँ, जो फैमिलीज़ हैं उन्हें लगता है कि लड़की अपने घर में ही रहे, जैसे रहे। इस प्रकार की शादियों का क्या अर्थ है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे दी, अब जिए मरे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे परिवार हैं वो जो इस किस्म की सोच रखते हैं? ये सोच गलत है, इसे ख़त्म करना चाहिए। आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी अगर आपकी लड़की घर वापस आ जाएगी। मुझे लगता है कि बिना सवाल के सुनना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए और लगे तो बिल्कुल खड़े होइए साथ में अपने बच्चों के। अभी मेरी नीज़ ने अपनी शादी तोड़ी है, अभी 4 दिन पहले, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो इंसान अभी से आपसे ये बोल रहा है कि इंस्टाग्राम में ये चाय किसके साथ पी रहे हो, अपनी जॉब यहाँ से छोड़ के वहाँ कर लो, आपने तो MBA किया है, आप ये कर सकते हो, वो इंसान जीवन भर आपको परेशान करेगा। द मोमेंट दीज थिंग्स स्टार्टेड, मैंने उसको बोला ये लायक नहीं है रहने के, ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो बोली नहीं नहीं वो होता है कभी। फिर वो एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, एक राउंड सब कुछ ठीक हो गया, सेकेंड राउंड फिर वही चीज़ें रिपीट हुई। हाँ, विदिन 3 months। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ें अगर शादी के बाद होती तो कितनी दिक्कत होती, अभी लग रहा है। लेकिन पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव निकले, उन्होंने एक बार में बोल दिया कि भाई जब हमें बेटी को समझ नहीं आ रहा है अच्छा, तो नहीं हो एक अरेंज सकता। सेटअप था एंड शी Arrange कॉल्ड ऑफ द setup. वेडिंग। Yes, ऑल yes, राइट। yes. Everything is booked. And she ओके। called off even, you know, accessories, lehenga, the jewelry, everything is bought. सब हो चुका है। एंड उसने एक बार बोला कि ये नहीं हो पा रहा है, अपने पेरेंट्स को बोला कि ये नहीं हो पा रहा है, ये बार बार इस तरह से हो रहा है, और एक बार शादी हो गई फिर कोई नहीं आएगा संभालने के लिए। फिर आप मुझे ही कहेंगे संभालो निभाओ। हाँ, और स्कूल से मेरी इतनी कंप्लेंट्स नहीं आई जितनी यहाँ पर से रोज़ आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि करनी चाहिए। एंड पेरेंट्स आर रियली गुड, दे ट्रस्टेड हर एंड दे सेड भाई डिसीजन इसका होगा, नहीं हो रही शादी अभी। उधर से बहुत मनाया उन लोगों ने कि बेइज्जती होगी, ऐसा हो गया, कार्ड बट गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में दोबारा तलाक होगा, क्या फ़ायदा है, अभी से अभी शांति और के मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ व्यूअर्स को कि अभी भी इंटेंशन ये नहीं है कि हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, डिवोर्स की बात कर रहे हैं। उसके पीछे के कारण हम उनकी बात कर रहे हैं कि क्यों आपके लिए वो कदम उठाना ज़रूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हैं। इफ आई हैव टू, हाँ, मतलब फैमिली आपके 2 लोगों से कम बनती है, पति पत्नी 2 लोगों से बनती है। दोनों का एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे के लिए प्यार होना ज़रूरी नहीं है। सारा समर्पण हम एक ही व्यक्ति से एक्सपेक्ट करें और दूसरा व्यक्ति वहाँ पे, आप एक जना बॉस एक जना सेवक नहीं है, नहीं हो सकता। आप इक्वल हैं, आप इक्वल रहें और केवल उतना ही कन्वे किया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे डिस्पैरिटी है, वहाँ पे आपके साथ में लोग डिसरिस्पेक्टफुल हैं, तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपके पसंद के खाने पे पाबंदी है, पहनने पे पाबंदी है, जेल जाइए ना, फिर शादी क्यों करनी है? क्या ज़रूरत है? अगला सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है और मैं समझ सकती हूँ। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जो, क्योंकि देखिए जब से आपने मुझे बताया है ना कि ये हूबहू घटा है किसी के साथ, वर्ड बाय वर्ड किसी ने आपके साथ शेयर किया है, और वो लेडी ये बात जानती भी नहीं है कि उनकी कहानी बाहर है, दुनिया को पता लग रही है। आई एम फीलिंग वेरी सैड, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ ये चीज़, पर अ पार्ट ऑफ मी रियली वांट्स टू नो मोर अबाउट हर। कुछ ऐसी डिटेल्स थी उन्होंने जो आपके साथ साझा की हों, जो आपने किताब में नहीं डाली, जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, आपको लगा? अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही बताइएगा, मैं नहीं, समझती हूँ फिर मैं और बिल्कुल बता सकती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो, इसलिए मैंने पहली चीज़ तो ये कोशिश करी कि जो उनका परिवेश था, जहाँ पर वो बड़ी हुईं, जो उनका बैकग्राउंड था, उसे मैं इसमें नहीं लाई हूँ, वो मैंने कहीं बाहर से लिया है। जो उनकी मैरिड लाइफ थी, उसको मैंने इसमें दिखाया है, और उनका काम काफ़ी पहले छुड़ा दिया गया था, जबकि मैंने यहाँ पे सिया को वर्किंग रखा है। उनका काम जब तक मेकअप करके और एंकरिंग वो कर रही थी, तब तक भी चल रहा था कि मारपीट खा के और उसके बाद में अच्छा मेकअप लगा के, और उन्होंने काफ़ी एंकरिंग भी करी, तब तक चल रहा था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि व्यक्ति का शक इतना बढ़ गया कि अगर प्रमोशन भी मिला है तो, क्योंकि कुछ मीडिया में होगा। ऐसा होता है, हाँ आपने कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ आपने अनयूजुअल मीन्स या कहीं ना कहीं आपने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया है, तभी आप ग्रो कर रहे हैं। तो जब इस किस्म की चीज़ें आई तो उन्होंने जॉब्स छोड़ दिए और वो घर में पूरी तरह से बच्चों के साथ रहने लग गई, ताकि किसी तरह से इस व्यक्ति का जो शक है, जो फोकस है, उसके ऊपर से हट जाए। उन्होंने दूसरा बच्चा भी इसीलिए पैदा किया केवल, जो मैंने किताब में भी लिखा है
कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उसको लगे कि चलो अब तो नौकरी भी छोड़ दी, अब पूरी तरह से घर में हूँ, अब कहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट नहीं होनी थी तो वो नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मैनिपुलेटिव होता है वो शुरू से होता है। एंड वो ये चीज़ कहती थी कि मुझे पता नहीं चला, मुझे हमेशा लगा कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। उसके भाई का फ्रेंड था और फैमिली में आना जाना था पहले से, तो उसको ऐसा लगा कि बहुत केयरिंग है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखता है मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये दरअसल उसको बहुत बाद में ज्ञान हुआ कि जैसे वो कपड़े पहनती थी, जो उसकी चॉइस थी, उससे हट कर वो पूरी तरह से उसी के हिसाब से हो गई है। ये उसको बहुत बाद में समझ में आया। पहले उसे लगा नहीं, मेरे लिए तो शॉपिंग भी वही करता है, शॉपिंग भी वही करता है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप जो पहनते थे उससे ला के धीरे धीरे उसने आपको सूट्स में फ़िट किया, पहले अपने हिसाब के कलर्स में फ़िट किया। फिर आपका जो करियर था, जो आपकी करियर की दिशा थी, वो मोड़ दी कि आप ये नहीं करो, आप ये कर लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ख़राब हैं। तो शुरू में क्या होता है, आप मानते रहते हो कि हाँ हाँ ऐसा था, सही कह रहा था। लेकिन वो स्लोली ग्रेजुअली जब तक आपकी आंखें खुलती हैं, कई बार बहुत देर हो जाती है। किताब में एक इंस्टेंस है जिसमें विक्रांत, ये व्हाट इज हिज नेम, सी आई एम फॉरगेटिंग माय, नॉट विशेष, अभिज्ञान कॉफ़ी मशीन के पास में बैठा हुआ है, कॉफ़ी लेके, और ऐसे ऑफिस का सेटअप है और दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। सो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो दरअसल मैंने अपने स्टूडेंट्स के कॉन्वर्सेशन जैसे आप वो पिक किया आपने। हाँ आपने सुन लिए, ओवरहियर कर लिए, तो उसमें से है कि दो लोग जो बहुत फास्ट फ्रेंड हैं वो एक दूसरे से अपनी दोस्ती छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनका जो प्रेमी है वो ऐसा नहीं चाहता है। सो देयर वाज अ वेरी ब्राइट गर्ल, दिस गर्ल जिसको मैंने लिखा है, उसका बॉयफ्रेंड उसे बुरी तरह से मारता था, सड़क पे मार लेता था। तो मुझे एक दो बार लोगों ने आते जाते बोला कि ये बहुत ऐसे बिहेव करते हैं बाहर सड़क पे, इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं। तो मैंने सोचा पहले लेट मी टॉक टू द गर्ल। किसी भी लड़के को जाके मैं बोलूँ कि तुम ऐसा नहीं करो, उसके पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि सच है, झूठ है, क्या है। तो मैंने लड़की को बुलाया और बातचीत करी उससे, और मैंने बोला कि क्या कर रहे हो आप, इतने ब्राइट हो, आपके पापा ने लोन लिया है, आप अपनी ज़मीनें गिरवी रख के और उसके बाद में लोन लेके यहाँ पढ़ने आए हो 3 साल, आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ में? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा सुना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब उसके बारे में बुरा बोलते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने मान के ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो अब समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, जो मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि कहीं पे समस्या है, आप उसको सजेशन भी क्या दोगे, आप उसका जीवन सही करने में उसकी मदद भी कैसे करोगे? तो फिर वही होता है कि आप वहाँ तक, जहाँ तक आप समझा सकते हो वहाँ तक बता के आप छोड़ ही सकते हो। लेकिन वो चीज़ें, वो घटनाएं होती रहीं एंड अल्टीमेटली वो व्यक्ति जिस जगह पे है वहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए था। वो लड़का आज की तारीख में जेल में है। और वो पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ था। 4-5 साल पहले मैंने कोई खबर पढ़ी, 2-4 लोगों ने भेजी मुझे कि वो लड़का, आप हमेशा कहते थे वो एग्रेसिव है, और मैं यूजुअली अंडरग्रेड बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, पोस्ट ग्रेड को पढ़ाती हूँ। अंडरग्रेड के हिस्से थे वो लोग, पर ये होता है कि आप एचओडी हैं तो बच्चे आते रहते हैं आपके पास। किसी का खून करने के जुर्म में वो व्यक्ति जेल में था, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि भले मैंने नहीं पढ़ाया उसे, लेकिन वो स्टूडेंट था। उस दिन भी अगर मैंने उन दोनों को पकड़ के, चाहे माँ बाप को बुला के, या आजकल ऐसा नहीं होता ना पहले की तरह कि 2 झापड़ मार के बच्चों को समझा दिया, तो शायद ये बातें यहाँ तक ना पहुँची होती। अपने किसी साथी के वाइफ का उसने खून किया था उसके कहने पे, टू हाइड देयर अफेयर इन समथिंग, और वो काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी वैसे चला 2019 में। और मैं इतना डिप्रेशन में थी उस चीज़ को सुन के कि बच्चे इस लिमिट तक चले जाते हैं। पर वही है कि उसके अंदर अग्रेशन था, उसे किसी ने मैनिपुलेट कर लिया, हो गया। सिर्फ इसलिए कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। एक मेरे हाउस में एक एंकर की पत्नी को उसने घर जाके मार दिया, और वो जेल में था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो पूत के पाँव होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। अगर वहाँ पे टीचर्स या हम लोग, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हमें रोकना चाहिए, पर अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं या माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। पर ये होता है कि लोग मान के नहीं देते, और आप उनकी मदद नहीं कर सकते जो खुद के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। किसी की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते ना, हम आपको हिम्मत दे सकते हैं, पर आप खड़े होगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। पर जब आप बैकआउट कर जाओगे
फिर फ़ायदा नहीं होता। ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता है। एज़ अ स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बोलते हैं फ़लाने सर प्लेसमेंट करा रहे हैं, उन्होंने बोला है फ़लाने होटल में आ जाओ। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा पहले दिन इंडक्शन में बताती हूँ कि बेटा इस प्रकार के लॉलीपॉप्स जो भी लेकर आएगा, पहले मेरे पास आना, मुझसे पूछना, फिर जाना। आई मीन यू वांट टू स्लीप विद समबडी, दैट इज़ योर चॉइस, बट इफ समबडी इज़ आस्किंग यू टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर सर्टेन थिंग्स, वो आपके विवेक पर होना चाहिए, आपके दिमाग पर होना चाहिए, आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन फिर क्या होता है, कई बार बच्चे जब मैनेजमेंट तक शिकायत जानी होती है तो करते नहीं, वो बैकआउट हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। तो मैंने सालों में पढ़ाते हुए ये भी सीखा है कि जब तक बच्चा खुद नहीं खड़े हो, कभी उनके बिहाफ पे लड़ाई लड़ने नहीं जाना, क्योंकि आप भुगतते हैं और बच्चे डर जाते हैं, अक्सर डर जाते हैं। हावी नहीं होती ये सब चीज़ें कभी आप पर? एक पॉजिटिव फ्रीडम ऑफ माइंड तो होगा आपका, मैं समझ सकती हूँ, बट फिर भी कभी ना कभी ये चीज़ें बहुत ट्रबल करती हैं कि ये कुछ अनुभव किया है मैंने, ये मेरे सामने हुआ है। तो कभी परेशान होती हैं आप ये सब चीज़ें सोच? हाँ, बहुत परेशान होती हूँ। जब तो एक अच्छी सी कविता लिख लेती हूँ या फिर अच्छी सी ब्लॉग लिख लेती हूँ, और मेरा स्ट्रेस बस्टर दरअसल राइटिंग है, तो मैं उसे लिख लेती हूँ और वो निकल जाता है। हल्का महसूस करते हैं जी। आपने एक चीज़ इंटरव्यू से पहले मुझे बताई थी जो आपने किताब में इंक्लूड नहीं करी है, जो बहुत शॉकिंग थी। कोई इंसान इतना ब्रूटल भी हो सकता है। आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट ऑन कैमरा? मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले जब मैं और वनीता बात कर रहे थे तो उन्होंने एक दो किस्से मुझे ऐसे बताए जो किताब में नहीं लिखे हैं। जब आप बेहया पढ़ेंगे तो जो विवरण है, स्पेशली एग्जाइल, आप समझ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत चिलिंग है कि किस तरीके से कोई इंसान एक बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट पे जब सामने वाला है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके साथ वायलेंट हो सकता है। पर जो विनीता ने मुझे बताया वो मैंने पहले कभी सुना नहीं। जब आपने मुझे बोला था तो इट सेंट चिल्स डाउन माय स्पाइन। उन्होंने आपको खुद बताई थी, आप पहले तो वो बात बताइए और आपको पता कैसे चला कि ऐसा होता है? तो हम लोग जैसे ब्रेक होता है, आप ब्रेक में निकलते हैं बाहर और साथ में बैठते हैं, तो बैठे और बात कर रहे थे और काफ़ी बुरे हाल में वो ऑलरेडी थी और एक बुलेटिन करके आई थी और बैठी हुई थी। उन्होंने रोना शुरू किया। जब मैंने जैसे कंधे पे हाथ रखा वैसे ही उन्होंने रोना शुरू किया। मैं क्या हो गया? तो हम लोग बाहर यूजुअली क्या होता था, फिल्म सिटी ही है ये, बाहर हम लोग सड़क पे चाय पीने तब जाते थे, तब इतना फैसिलिटीज़ अंदर नहीं होती थी। बाहर सड़क पे जो टपरी होती थी वहाँ पे भी थे। तो वो शी स्टार्टेड हाउलिंग एंड हुआ क्या? तो यार कभी कभी ना बर्दाश्त के बाहर हो जाती है चीज़ें। तो क्या हुआ? तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि ये नार्सिज्म है या ये उसकी अपनी सोच है या क्या है। यूज्ड टू पुट स्पाइसेस इन हर प्राइवेट पार्ट्स बिफोर पेनिट्रेटिंग। और वो उतने दर्द में थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्हें आना पड़ा, उनका बुलेटिन था, उनसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं किसको बोलूँ। माँ को बोलती हूँ तो वो कहती है कि ऐसी बातें मुझसे मत करो। रिपोर्ट लिखा नहीं सकती, जा नहीं सकती, सबकी इज़्ज़तों पे एक साथ में आ जाती है। ऐसा लगता है कि सारी इज़्ज़त का जो भार है वो मेरे ही कंधों पे है सबकी। किसको जाके बोलूँ? यहाँ पर ऑफ़िस में भी उनके एक आध लोग ऐसे थे जिनसे उनकी बातचीत होती थी, जो उनकी काउंसलिंग करते थे और सीनियर्स थे, और उसमें से मेल भी थे एक। मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मेरे अलग डर बैठता है कि कहीं जो उनकी सिंपैथी है उसको फिर मेरे ऊपर शक के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि मुझे किसी से अगर बात करते देख लिया तो रात को जाके फिर मेरे साथ में इसी किस्म के हादसे, इसी किस्म की क्रूअल्टी होनी है। तो एक बड़ा रीज़न था जो वो नौकरी उन्होंने छोड़ी, कि कोई आदमी उन्हें फ़ोन ना करे, कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करे, किसी से उनकी बातचीत ना हो। क्योंकि अगर उन्हें नॉर्मली भी किसी के साथ हंसते बोलते देख लिया गया, आप निकल रहे हैं, आपने किसी को बाय किया, आपको नहीं पता, आप सोच रहे हैं अपनी कार ड्राइव करके जाएंगे, पर वो बंदा मोड़ पे अपनी गाड़ी लेके खड़ा है, उसने आपको देख लिया, बहुत नज़र रखी जाती थी उन पर। तो फिर जाके उसी किस्म से वो पनिशमेंट के तौर पे उनके साथ में किया जाता था। तो हाँ, ये उनका जो फर्स्ट अकाउंट आप कह सकते हैं कि उन्होंने शेयर किया है। और कोई इंसान इस हद पे मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल सकता है। नहीं। जो उनकी स्थिति होती थी उस समय वो मैंने सामने देखी है। फिर जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो दूर रहने लगी हर चीज़ से, कनेक्शन सिर्फ फेसबुक तक रह गए। उसके बाद हम लोग 8-9 साल बाद मिले थे।
जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा शायद घर पे रहने से, जैसा वो सोच रही थी, चीज़ें ठीक हो गई होंगी जॉब छोड़ देने से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीज़ें ख़राब और बदतर होती गई। जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ वहाँ वो साथ में रहती थी, वो अच्छी पोस्ट में थे, और जहाँ रहती थी वहाँ पे मतलब नौकर तक को उनसे, जो घर में रहते हैं लोग, उनको सिंपैथी रहती थी कि आज मैडम की पिटाई हुई है, आज मैडम को लातों से मारा गया है, आज मैडम को बंदूक के बट से मारा गया है। तो देखो, तो दीदी उसे ऐसा लगता था कभी कभी जो सर्वेंट्स हैं वो भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उसकी कोई अपनी हैसियत ही नहीं रह गई है, उनकी नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है। आज मैडम पार्टी में जाती हैं तो सर के साथ साथ संवर के जाती हैं, आगे पीछे लोग जाते हैं। जब मैडम घर में होती हैं तो जो सर उनका लौट के आके हाल करते हैं वो लोगों को बाहर तक चीखें सुनाई देती। तो क्या बच्चों को नहीं पता चलता होगा? बच्चों को पता, और इन्हीं चीज़ों से वो डरती थी कि बच्चों को जो दिख रहा है, और बच्चे बड़े हो रहे हैं और दोनों बेटे हैं, तो क्या वो वैसे बनेंगे जैसा उनका पिता है? क्या इसमें रहना गलत हो रहा है, या मैं क्या करूं, कहाँ निकलूं? तो वो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। एंड बीइंग अ फ्रेंड, आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक मुझे नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं कि आपको हिम्मत और सहारा मिले, जैसे माँ बाप सर पे हाथ रख के भी एक बार अगर कह देते ना कि तुम आ जाओ कुछ नहीं होता, या भाई कह देता, तो शायद वो निकल पाती। और मेरे हज़ारों बार कहने पर भी कि तुम मेरे पास आ जाओ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो शायद, वो मुझे लगता है कि मैं वो संबल नहीं दे पाई, वो विश्वास नहीं जगा पाई जो मैं कर सकती थी। तो मैंने अपनी उस भूल को बहुत हद तक सुधारा कि मैं उतना फोर्सफुली नहीं कह पाई थी उससे, जो मैंने निष्ठा वाले केस में किया कि अब जो हो, आर पार की बात है, जो भी होगा विल सी। तो उनके परिवार की हमसे दुश्मनी रही, प्रॉब्लम्स रही, जो भी रहा, कोई नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ खड़े होना था, मैं हुई जब तक वो बाहर नहीं निकल गई। और आज भी वी आर इन टच, फ़ोन्स भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, बच्चों के पिक्स भी आगे पीछे हम लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं। ठीक है, एक इंसान खुश होना चाहिए जहाँ पर भी है। वो इस किस्म की कोई भी, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है चाहे नहीं है, इस किस्म की से रौंदा जाना, इस किस्म की बेदर्दी का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि डिज़र्व करता है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं तो वो होता। कोई भी गलतियों, मैं बोलती हूँ, अगर किसी व्यक्ति का अफेयर भी है और आपको लगता है, आपको ये संशय है, आपको शक है आपकी पत्नी पे या आपके पति पे कि उसका किसी से अफेयर है, तलाक दे दीजिए ना, छोड़ दीजिए। किसी को यूँ तड़पाना, उसके साथ में इस किस्म की क्रूअलिटी करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में शक है, क्या फ़ायदा है? ज़रूरत नहीं है उसकी। आप एज अ ह्यूमन अपने आप को भी डिग्रेड कर रहे हैं जब आप एक मॉन्स्टर के स्तर पे उतर रहे हैं। आप भी कहाँ ह्यूमन रह गए? तो आपको शक है, छोड़ दीजिए भाई। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, इसने मुझसे बेवफाई करी है, तुरंत छोड़ दीजिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना नहीं चाहिए। उसके साथ ऐसा क्यों करना? उसे इस तरह से डिग्रेड क्यों करना? पूरी तरह से तोड़ देना वो जायज़ नहीं है, वो किसी भी शब्दों में जायज़ नहीं ठहराए। मैं बोलती हूँ अगर किसी ने चीट भी किया हो असल में, उसका मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि उसने नहीं किया। पर अगर किसी ने किया भी हो और आपको शक भी है, तो ज़्यादा अच्छा यही नहीं कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्यों रहें जो जिसने आपको चीट किया। छोड़ दीजिए। उसको इस तरह से डिग्रेड करने का क्या फ़ायदा है? आपने अभी जो बात कही ना, तो आखिर का जो पार्ट है किताब को एकदम से फ्लैश कर गया मेरी आंखों के सामने, क्योंकि अगेन जब यश खुद को फोर्स करता है उस पर, और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने डीएनए टेस्ट कराया हुआ है और बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जानते हो। और उसके बाद वो बोलता है ये तुम्हारी डेस्टिनी है, ये नियति है तुम्हारी मरते दम तक, एंड आई विल लव यू हार्ड बेबी। वो लाइन, माय गॉड। एंड देन व्हाट ही डज आफ्टर दैट, वो बात अलग है कि ये रैप थोड़ा शायद पॉजिटिव नोट पे होता है, एक सेफ नोट पे होता है, वो धक्का दे देती है और उस दिन हाँ, वो उसको उस बार पता लग हिम्मत कर पाती है कि वो उससे निकल पाए। तो ये लाइंस मैं बता रही हूँ ना कि इलस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, आई विल लव यू हार्ड, और वहाँ आपने कुछ भी ग्राफिक नहीं लिखा है, बट यू नो द गाय इज गोइंग वाइल्ड ऑन दिस वुमन, इज बीइंग ब्रूटल टू हर। और आयरनी ये है कि शी वॉज अ मीडिया पर्सन। हम इसलिए जाने जाते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो औरों की कहानियाँ आगे लाते हैं, और उनकी कहानी कभी फोरफ्रंट पे आ ही नहीं पाई। आती ही नहीं है। और जो लाता है, अगर आप देखें मी टू के समय में जिन लोगों ने बोला, उनका हश्र देखिए लोगों में। उनको बैश विक्टिम, ज़्यादा किया गया। कितनी विक्टिम शेमिंग हुई कि जब तक आपको मिल रही थी, पोजीशन लेती गई आप, तब तो आपने नहीं कहा कि फला इंसान आपका उत्पीड़न कर रहा है। आज आप कह रही हैं तो आप सिर्फ माइलेज ले रहे। तो कोई यकीन भी नहीं करता ना कि आप इतनी सशक्त हो के, और मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ सामने, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ये औरत के साथ में ऐसा हुआ हो। क्यों?
क्योंकि पैसे वाली है, क्योंकि उसका एक करियर है, क्योंकि वो आपको दूर से दिखाई देती है कि बहुत मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने नहीं सहा। हाँ, उसने सहा, वो उससे बाहर निकली, वो और मजबूत हुई, ये उसकी विल पावर थी। पर आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ उसको डिग्रेड किया, डीमीन किया। और आज भी आप सवाल ही उठा रहे हैं कि यहाँ तक तो पहुँचती नहीं, वरना अगर ये ना हुआ होता, आज जिस उत्पीड़न की बात कर रही हो, तो यानी कोई काबिलियत ही नहीं थी उस इंसान में जिसने अचीव किया। औरतें जब कुछ अचीव कर लेते हैं, सही में। आप हीरोइंस को लिए देख लीजिए, आप मीडिया पर्सन्स के लिए देख लीजिए, आप जितने हमारे एंकर्स या बड़े पोजीशंस में विमेन हैं, आप देख लीजिए लोग उनके बारे में कितनी वाहियात बहुत बातें आसानी करते से हैं। बहुत गंदी बातें कह जाते हैं। ट्विटर में देखिए, हाँ, जब मन होता है जिस किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, और उसमें से आप पलट के किसी दिन एक बात बोल दीजिए ना, इतनी चुभती है लोगों को, इतनी बुरी लगती है कि पूछिए मत। तो अभी जब किताब को लेकर, उसके कवर को लेकर खासकर जब ट्रोलिंग हो रही थी, तो मैंने भी बहुत सालों बाद सहा, क्योंकि जब आप एकेडमिक्स में होते हैं ना, तो आपको दूसरे किस्म का ट्रीटमेंट मिलता है, स्टूडेंट्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, दूसरे किस्म का ट्रीटमेंट है। बड़े सालों बाद इस किस्म का कैरेक्टर असैसिनेशन, इस किस्म की टारगेटिंग हुई, तो अजीब था। लेकिन हाँ, मुझे शुरू में लगा कि मुझे ना समझाना चाहिए। आपके अंदर की टीचर बाहर आ जाती है, आप चाहते हो कि हर व्यक्ति को आप समझा के प्यार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, मतलब बिना चिल्लाए भी तो हम बात कर सकते हैं, राइट। तो पहली कोशिश मैंने वो करी, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक आध लोग ऐसे भी थे जो बच्चे थे, मतलब आप सोचिए 18-19 साल के वो बच्चे थे जो मुझे गालियाँ दे रहे थे सामने से, इस किताब की वजह से, इस किताब में जो कैरेक्टर सिया है के नाम की वजह से, और इस कवर की वजह से। उसमें से एक आध लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, जिनसे मैंने बात करी, जिन लोगों ने इनबॉक्स तक आकर बात करी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जितना मुझे वक्त इस पे लगाना पड़ता है, उससे अच्छा है मैं थोड़ा ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि वक्त नहीं रहता आपके पास में। आप जॉब करेंगे, आप परिवार देखेंगे, आप अगली किताब पे काम करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के फालतू सवालों के जवाब देंगे तो आप कहाँ तक देंगे? और केवल टाइमली, मेंटली भी तो ऑक्यूपाइड रहते हैं, आप बार बार ड्वेल करते रहते हैं उस चीज़ पे, वो चलती रहती है ज़हन में। कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को 32 साल का जर्नलिज्म करियर बता रहे थे, उनका तो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी। और साहब को बहुत दिक्कत थी सिया नाम से। अच्छा। उनको ये दिक्कत थी कि आपने सिया नाम क्यों लिखा? आप तो किसी आयशा पे लिखने की हिम्मत है? हाँ, सिर्फ हिंदू को आप डिग्रेड कर अच्छा, सकते। हिंदू मुस्लिम भी आया हाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम भी आया कि आपने सिया कैसे रख दिया उसका नाम कैरेक्टर का? आपकी हिम्मत है कि आप 3 तलाक पे बात करें, आप इस पे करें? तो हमने कहा भाई साहब आप जानते नहीं हमको, हम आपको नहीं जानते, खामखा पढ़ ली आपने किताब। उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी। अच्छा, पहले ही जजमेंट। जज पढ़ते तो है ही नहीं ना ये लोग, जो पढ़ता है वो जज नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वो ये कह सकता है कि वाहियात है, खराब लिखी है या अच्छी लिखी है। वो ये कह सकता है आपकी भाषा खराब है, वो ये कहेगा कि फ्लो नहीं है, वो ये कहेगा मैं कन्विंस नहीं हूँ, लुगदी साहित्य है, नहीं समझ में आएगी। तो इस प्रकार की जो ट्रोलिंग होती है वो सदा वही लोग करते हैं जिन्होंने ना पढ़ा होता है, फिल्म देखी नहीं होती है, पहले गालियाँ देने लगते हैं, किताब पढ़ी नहीं होती है, पहले कहते हैं कि ये नहीं करा वो नहीं करा। तो वो थे, और उन्होंने बहुत उससे बोला कि आपको पता नहीं है कि मैं 32 साल से मीडिया में हूँ और ऐसे केसेस इंडिया में होते ही नहीं है, आप वेस्टर्न कहानियों को यहाँ पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने 3-4 लिंक लेके, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन था, केसेस थे, वो बाय राइज किए थे, यस इंक्रीज हुए थे, वो बाय 50% बढ़ गए थे। तो मैंने उन्हें 2-3 वो लिंक भेज दिए और कुछ वो चीज़ें उनके जवाब पे चिपका दी, तो वो गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाओ। तो ऐसा होता रहता है, लोग करते हैं। लोगों ने इस कवर के पीछे काफ़ी दिक्कत करी, क्योंकि उनको साड़ी नहीं दिख रही, उनको औरत नहीं दिख रही, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ एक नंगी पीठ और हाथ में जाम दिख रहा है, और नेप पे टैटू दिख रहा है। टैटू दिख रहा है। तो टैटू वाली औरत खराब होती है, शराब पीने वाली औरत बुरी औरत होती है, और जो बुरी औरतें होती हैं उनके साथ तो ये सब हुआ ही करता है। तो जब आप अच्छे की कैटेगरी में नहीं हैं, जिस सिया नाम का कैरेक्टर है और वो शराब पीता है, वो उतना ही उनकी आस्था पे प्रहार करने के लिए काफ़ी था। जब हम किताब उठाते हैं, उसका टाइटल बेहया है, कवर भी काफ़ी अट्रैक्टिव और कैसे बोलूँ कि जैसे आपने बताया कंट्रोवर्शियल रहा है। हाँ। टाइटल बेहया क्यों? क्योंकि देखिए, किसी ने ना इस अगर हम कहानी की बात करें, बेहयाई तो नहीं की,
या आपने इसको क्या सोच के लिखा था? मैं ओपिनियन क्लाउड नहीं करूंगी, इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ टाइटल ऐसा क्यों, और इस कवर की भी कहानी मुझे बताइए। हिंदी जो ट्रांसलेशन है, ये कवर मैं बार बार दिखा रही हूँ उठा के, मुझे बहुत अच्छा लगा है यार ये। तो जैसा आपने देखा, इंग्लिश में नाम इसका सिया इन एग्जाइल था, एग्जाइल, और हिंदी में जो पहला मैंने सोचा था टाइटल, वो था सिया का निर्वासन। ऐसा मैंने सोचा था। जब हम पब्लिशिंग के लिए 2 साल इधर उधर भटक लिए और फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे, इस दफ्तर में पहुँचे, तो उन्होंने बोला देखिए ये उठाएगा, जो हिंदी पाठक होता है उसकी मानसिकता अलग होती है अंग्रेज़ी पाठक से, और आपका अंग्रेज़ी वाला एज इट इज़ समझेगा, हिंदी के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा देना होता है जो अट्रैक्टिव हो, और इसमें किसी को लगेगा कि सीताराम की कहानी चल रही है, उनके निर्वासन के आगे की कहानी चल रही है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो ये इसके साथ जा नहीं रहा कहानी के। तो फिर कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें सुझाई, तो खता, खंडित सीता, बहुत सारे नाम इसमें आए। तो एक सुझाव, ये संपादकीय सुझाव था जो आया कि बेहया विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या है, ये सोसाइटी पे एक तंज है, ये व्यंग है कि आप जिस औरत को बेहया कह रहे हैं, दरअसल उसका कैरेक्टर क्या है वो तो आपने देखा ही नहीं, आपने तो उसे दूर से जज कर लिया। तो आप ज़ोर से हंसी, लड़कियाँ ज़ोर से हंसती हैं, बेहया। तो जो बहुत सारे तमगे हमें मिलते हैं, बेहया, बेशरम, बदतमीज़, बदचलन, स्लट, इन सब में जो बेहया है वो सबसे कॉमनली यूज़ है। आप कुछ भी करते हैं, आपने आपका थोड़ा ऑफ शोल्डर पहन लिया, आप बेहया हैं। टैटू बना है, बेहया औरत है। बच्चे छोड़ के ऑफिस जाती है, आदमी को नहीं देखती, बेहया औरत है। ज़ोर से हंसती है, तो खुल के सांस भी अगर ले रहे हैं आप एज अ वूमन, तो आप बेहया हैं। तो वो एक तंज था सोसाइटी पे, जिसके तौर पे हमने इस टाइटल को लिया था। यकीन मानिए, जिस समय लिया था तब मुझे यही, जब मैंने बोला क्वेश्चन मार्क था कि पेरेंट्स और बाकी लोगों को क्या लगेगा कि किताब का नाम बेहया है। पर जिस किस्म की ट्रोलिंग हुई नाम को लेके और कवर को लेके, ये समाज की मानसिकता पे सही उतरता है। आपने एक तस्वीर देख के ये अंदाज़ा लगा लिया कि उसके अंदर की कहानी कुछ वाहियात ही होनी। एक औरत है जिसके हाथ में एक जाम है, स्लीवलेस ब्लाउज पहने हैं और उसमें से एक टैटू दिखाई दे रहा है, कुछ सेकंड क्लास स्टोरी है। तो आपने जब मान लिया, यानी ओपिनियन बना ली ना, यही वो सोच है जिसके ऊपर हम प्रहार करना चाहते हैं। हम इसे उजागर करना चाहते हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि आपने ये चीज़ पहली बार देखते ये सोचा और आपने गलत सोचा। अगर पढ़ के आपको लगता है तो प्लीज़ आगे बढ़िए और उस चीज़ के लिए खुद को भी माफ़ कर दीजिए, और पब्लिकली चलो ना माफ़ी मांगो, लेकिन जिन लोगों को आपने इस तरह से जज किया है, कम से कम उनसे तो माफ़ी मांगिए। ऐसा मुझे लगता है। और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ बोली, क्योंकि कई लोगों ने, एक लड़के ने जब समीक्षा लिखी तो उसने कहा मैंने यही सोचा था, देखा था जब मैंने कवर को, तो मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसी ना सेकंड ग्रेड सी स्टोरी होगी, ब्लू फिल्म जैसी। मैंने कहा उसके बावजूद तुमने खरीद ली? तो कहता हाँ, आपको क्या पता, पढ़ते नहीं है क्या हम लोग? पढ़ते हैं। तो उसे लगा कुछ लुब्धी साहित्य जैसा है और उसने ले लिया। और उसने समीक्षा में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि एक आदमी के तौर पे ये नाम देख के और ये कवर देख के मेरे जहन में ये ख्याल आया और मैं गलत था, और ये मेरी सोच किताब के अंत तक बदल गई। इसलिए मैं बहुत आज सॉरी फील कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको देखते ही मैं अपनी ओपिनियन बना लेता हूँ। तो मैं कह रही हूँ, एक आदमी भी अगर चेंज होता है ना, उसकी मानसिकता चेंज होती है, तो आपका लिखना किसी भी अवार्ड से बढ़कर, विच इज़ अ गुड थिंग। या एक काइंड ऑफ सैड बात है, बट पोएटिक जस्टिस हो जाती है कि किसी कहानी जाने बगैर हम उन्हें जज कर लेते हैं। ऐसे ही आपने किताब के कवर देख के अंदर कहानी का कुछ नहीं पता नहीं है, कि ये भी नहीं सोच रहे हैं कि काफ़ी होलिस्टिकली जेंडर इश्यूज और जेंडर सेंसिटिव होकर ये चीज़ लिखी गई है। नहीं, क्योंकि कवर ऐसा है, और जबकि ये बार बार कहा जाता है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट नहीं, दैट्स हाउ वी। खैर, अगले सवाल पर मैं आती हूँ कि बहुत ज़्यादा रामायण के रेफरेंसेस हैं किताब में। तो मेन कैरेक्टर का नाम आपने इसीलिए लिया था क्योंकि आप बैकग्राउंड में ये सोच रही थी, और वो कहती भी है, क्या मेरी नियति भी सीता माता जैसी ही होगी, कि आत्मसम्मान की जब बात आई तो उन्होंने अपने पति के पास वापस जाने से बेहतर ये समझा कि मैं धरती में समा जाऊं। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप बताएं, थोड़ा खुलकर बात करें। बिल्कुल मेरे दिमाग में थी रामायण, क्योंकि जिस समय मैंने जब पहला ड्राफ्ट लिखा था तब तक नहीं थी। फिर जब मैं इवेंचुअली एडिट करते हुए सेकेंड और थर्ड ड्राफ्ट में पहुंची,
तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कहीं तो ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर, पहले होता था हम देखते थे कि राम है, एक रावण है। अभी व्यक्ति के अंदर ही वक्त और हालात के हिसाब से कैरेक्टर्स चेंज होते जाते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं। आपके अंदर ही ईवल भी है, आपके अंदर गुड भी है। वो डिपेंड करता है कि आप किस परिवेश में, किस परवरिश में हैं, और वही चीज़ ज़्यादा चमक के बाहर आती है। और एक टाइम होता है जब आपके जो ट्रू कलर्स बोलते हैं ना, एक एज में वो ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो हाँ, मेरे दिमाग में जब मैंने देखा ऐसा, तो मुझे लगा यश को जैसा वो राम जैसा समझ रही थी, उनकी लव मैरिज होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों साथ साथ में ग्रो कर रहे थे। फिर उनका जो फेस था, जो उनकी स्ट्रगल थी, वो भी राम सीता 14 साल बाहर रहे ना, उन्हें भी निकाल दिया गया उनके घर से, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं कहीं वो मुझे एक फ़ील आ रहा था उसका, और मुझे लगा कि ये बेहतरीन रेफरेंस है जो मैं साथ में रख सकती हूँ। ये वजह है कि मैंने कैरेक्टर का इनिशियल नाम कुछ और था, उसे मैंने बाद में सिया किया। वो सिया नहीं था उसका नाम, मैंने नाम शुरू में श्रुति रखा था, हाँ श्रुति था, और उसको मैंने बाद में सिया कर दिया, क्योंकि वो मैं रामायण के जो रेफरेंस थे वो मुझे लगा कि दिखाने चाहिए, क्योंकि कहीं रहता है, एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी है। तो कुछ चीज़ें थी जो रियल स्टोरी से थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने बचपन से बड़े होने तक सुनती हुई आ रही थी, उन्हें मैं एड्रेस करना चाहती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, जो उससे रिलेटेड थी। तो हम लोग के घरों में जैसे जिस समय मेरी बेटी का नाम रखा जा रहा था, तो मैं उसका नाम जानवी रखना चाहती थी। जानवी सीता का एक नाम है, और मुझे सिया नाम बहुत पसंद था। तो मुझसे कहा गया कि नहीं, सीता नहीं रखा जाता है नाम, जिनका नाम सीता होता है वो लड़कियां दुखी रहती हैं, वो हमेशा दुखी रहती हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे कुछ नाम हैं आप देखेंगी, वो आपको बहुत जनरली नहीं मिलते, आपको सीता के सिनोनिम्स मिलते हैं, आपको सीता नाम बहुत रेयर किसी का मिलता है, ठीक है। सेम थिंग गोज विद कुंती एंड द्रौपदी। द्रौपदी तो नहीं, हाँ, द्रौपदी मतलब अपने प्रेसिडेंट का नाम है आज की तारीख में, लेकिन आप ऐसे देखें आमतौर पे द्रौपदी नाम आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि यानी द्रौपदी नाम रखा तो 5 पति ही होंगे बेचारी के। तो कुछ सर्टेन चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कही जाती हैं, मैं उसे एड्रेस करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे उसकी डायरी का हिस्सा भी बनाया। और मैंने उस चीज़ को जहाँ तक हो सका साफ करने का प्रयास किया, विज्ञान के माध्यम से भी, कि विज्ञान भी के करता माध्यम है। से भी, हाँ, कि आप हमेशा जब या तो हम श्री राम को आइडलाइज कर लेते हैं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, या फिर जो एक दूसरा सेक्ट होता है वही बात करता है यार उन्होंने बीवी को छोड़ दिया, पर जब अभिज्ञान एंड में आके उसे कंप्लीट करता है और वो कहता है कि शायद उन्होंने ये उन्हीं की भलाई के लिए किया था, कि वो अगर आइसोलेशन में है तो शायद इस तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगी। मतलब आप कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हैं या सोच नहीं सकते, पर कभी कभी हम एक चीज़ को नॉर्मल मान लेते हैं इस तरीके से कि हम इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि अरे उसका एक पॉसिबल एक और एंगल हो सकता है ना, उसकी और एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, ध्यान ही नहीं जाता है उन सब चीज़ों पे। एंड इसीलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द राइटर्स, बिकॉज आई डोंट नो इट, मेरे को बहुत स्ट्रांगली मैं ये फील करती हूँ कि they just widen your horizon. Books in general, they widen your horizon, if I talk about डिमेंशंस आप बहुत सारे देख सकते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट में अभिज्ञान वाला लिखा, ये वंस अपॉन अ टाइम मेरी नानी ने बोला था। देयर वाज सम नया नया कोई प्रोग्राम शुरू हुआ था, आई थिंक किरण खेर उसको वो करती थी, एंकर करती थी उस ज़माने में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो उसमें द्रौपदी के ऊपर, कुंती के ऊपर, और किस प्रकार से महाभारत में क्या हुआ होगा, कैसे वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ रहे होंगे, बहुत सारी बातें उस समय हुई थी कि 100 एक लाइफ टाइम में एक औरत 100 बच्चे नहीं कर सकती। तो वो उस समय साइंस बहुत एडवांस थी, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय डिस्कस की जा रही थी। तो नानी ने एक चीज़ बहुत अच्छी उस दिन हाईलाइट करी। उन्होंने कहा कि देखो, कुंती के चरित्र के बारे में सुनते हो कि बच्चे पांडु के नहीं थे, अलग अलग लोगों के थे। आप कह दिया आपने सूर्य के थे, ऐसा नहीं था। तो आप उनके चरित्र का एसेसिनेशन देखते हो, आप द्रौपदी के लिए देखते हो कि उनके 5 पति थे, और कर्ण को या बाकी लोगों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं रिझाया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीका और टिप्पणी अगर आप पढ़ें इन चीज़ों की तो आपको मिलेंगी। आप सीता के बारे में कभी बुरा नहीं पढ़ते, कभी कोई नहीं कहता कि सीता की गलती थी, सब कहते हैं राम की गलती। अग्नि परीक्षा वेली, वो भी राम की गलती। तो ऐसा क्यों? ईश्वर थे, कुछ तो उनका मंतव्य रहा होगा, सदियों के लिए उन्होंने सेव कर दिया, अपने ऊपर ले ली सारी बलाएं। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था और कहीं मेरे दिमाग में था, तो मैंने उसको भी वहाँ पे लिखा है कि हमेशा नज़रिया एक ही नहीं होता। एक आदमी जिसे कभी कभी हम बहुत क्रूअल मान रहे होते हैं, सिर्फ मान रहे होते हैं, पता नहीं चलता है कि त्याग दोनों तरफ से हुआ है ना। हम सोच रहे होते हैं कि इसने तो त्याग किया, तुम्हारा क्या,
पर हमें नहीं पता होता, कुछ लोग बहुत साइलेंटली सफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे आदमी बुरे नहीं होते हैं। राम भी उसमें से थे, मैं मानती हूँ। वो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। बहुत बार जब इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं और ये रीइंफोर्स करती हैं, मतलब चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फादर हो, भाई हो, और जहाँ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उनको, मैं तो नहीं मानती कि इंसान बुलाना सही रहेगा, पर ऐसे भी हैं जो शायद जब ऑपोजिट सेक्स से आपकी तरफ ये बात आती है कि सुनो फ़र्क नहीं है, फ़र्क वो जहनी तौर पर लोग मान के बैठे हैं, जस्ट बिकॉज वो चला आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलता रहेगा, वो एग्जैक्टली सच्चाई नहीं है। आप पढ़ाती हैं विनीता, यू हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत सैड लगता है कि एक लड़का, जैसे मैं अपने लेट 20s में हूँ, तो कल को इफ़ आई हैव टू मैरी समबडी तो जितना मैं कमा रही हूँ उसका दुगना तिगना कमाए वो मेरी उम्र में रह के, है ना, यही सोचेंगे लोग। और मुझे बहुत अनफेयर लगता है ये कि अगर आप 25-26 साल के हैं और आप कुछ कमा रहे हैं, पर नहीं, अगर तुम्हारी शादी जिससे होगी ना वो उसी उम्र में झंडे गाड़ दे और उन पे इतना वेल सेटल्ड, बहुत प्रेशर है लड़कों हाँ, पे। और वो इतने और मुझे कभी कभी लगता है कि इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर रहता है इस चीज़ को लेके, दे स्टॉप लिविंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, दे लाइक ओके यार, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर सो मच ऑन माई हेड, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू, और पियर्स से भी कंपेयर करते हैं, ये तो बेहतर कर गया, वो बिजनेस फैमिली से आता है, व्हाट एम आई डूइंग, एंड समटाइम्स यू जस्ट फील बैड फॉर देम, यू कांट जस्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आप, हाँ, मैं भूमिका बहुत लंबी बांध दी मैंने, मैं सवाल पर आती हूँ अपने, कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो हम कहते तो बहुत है सबको होना चाहिए, पर उम्मीद अभी भी केवल एक ही सेक्ट से रखी जा रही है कि वो होने चाहिए, और अगर तुम्हारा पति बढ़िया कमा रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। आपको क्या लगता है, वेयर आर वी लैकिंग, व्हाई डज these things they still exist, why do these things still exist? आज 21st century हम बहुत क्लेम करते हैं कि इसी सदी में रह रहे हैं, ये सब कहाँ लैक करते हैं हम, और क्या ठीक हो सकता है पॉसिबली, बिकॉज होपफुल तो हम सभी रहते हैं ना, where do you think we lack? मुझे लगता है ये चीज़ शुरुआत जो समाज बनता है, जो समाज की एक सोच है, उसमें हमने जेंडर के तौर पे दो अलग अलग भाग कर दिए थे, और मैं सिर्फ दो जेंडर्स की भी बात करूँगी, अभी बाकी में नहीं जा रही। हमने ये वुमेन को रख दिया कि वो घर संभालेंगी, घर देखेंगी, और इस किले का संरक्षण वो करेंगी। घर के फ्रंट पे सब काम उनका है, बाहर जाने का काम, कमाने का काम आदमी का है। ये चीज़ें जो समाज में चली आ रही थी, व्याप्त थी, इन चीज़ों को तोड़ने के लिए जो शुरुआत है वो घरों से हो चुकी है, और वो घरों में ही होगी। तो एज अ टीचर मुझे जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे मैं ज़रूर काउंसलिंग देना, सेशंस देना बच्चों को जारी रखती हूँ। पर घरों में भी ये ज़रूरी है कि प्रोवाइडर पिता या भाई ही नहीं है, पति ही नहीं है, और आपका काम ये नहीं है कि जब घर में दो लोग एक साथ में घुसते हैं, माँ और बाप दोनों अर्निंग, क्योंकि विमेन बहुत सारी अर्निंग भी है, उसके बावजूद घर का पूरा काम उनके ऊपर होता है। वो घर में घुसेंगी, बैग रखेंगी और काम में जुट जाएंगी। पापा जी ने सामान रखा, वो अंदर गए, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने टीवी खोल लिया। हम ये देखते आ रहे हैं, जो चीज़ हम देखते आ रहे हैं वो हमारे जहन में बसी हुई है। अब क्योंकि वो बसी हुई है तो हमें लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत है, पर ये गलत है। जब मम्मी ने बैग रखा था और वो किचन में गई थी, साथ साथ पापा को भी जाना था चेंज करके। तो ये चीज़ें घर में ही टोकना और शुरू करना शुरू होता है। मैं अपने पिता का बताऊं, हम लोग की परवरिश बहुत डिसिप्लिन है, और उसमें हमें ये अलाउड नहीं था कि हम अपनी मम्मी से पानी मांग सकें। ठीक है, तो हम, होता है जब आप बच्चे होते हैं और आप दूसरे घरों में देखते हैं, पास में ही मामा जी लोग रहते थे, बच्चे दूर से आवाज़ देते थे, मम्मी पानी, मम्मी ग्लास लिए चली आती थी। देखते हैं आप, तो आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा हो, आप टीवी देख रहे हैं और आपने अगर आवाज़ दे दी, इतनी क्लास लगती थी उस बात के ऊपर कि वो इंसान नहीं है, वो जॉब करके आई, अपने आप उठ के आप पानी नहीं ले सकते हैं। मतलब मम्मी तो मम्मी, जो हमारे घर में एक फुल टाइम हम लोग के हाउस हेल्प थे, ओम, हमें उन्हें बुला के एक अपनी प्लेट अपने आप उठानी है, दूसरा पानी सदा अपने आप पीना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आपके बिहाफ पे ये चीज़ करेगा, तो वो क्या मम्मी और क्या ओम। तो ये चीज़ें ना आप घर में ही सुधारते हो। अब क्योंकि मैंने अपने घर में ये देखा, मेरे घर में, मेरे भाइयों के घर में, मेरी बहन, सबके घर में यही चल रहा है, क्योंकि आप वही चीज़ अपने घर में देखते हो। पर आई एम श्योर मेरे पिताजी ने अपने घर में ये नहीं देखा है, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को
करेक्ट किया, तो घर से ही चीज़ें आप करेक्ट करना शुरू करते हैं, तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जब आप सिखाओगे बच्चे वही चीज़ करेंगे, और धीरे धीरे समाज बदलेगा। अगर आप घर से अभी शुरू करेंगे ना, ज़रूर बदलेगा। बच्चों को तो मैं देते रहती हूँ टॉक्स इन चीज़ों को लेके, कई बार ही देते रहती हूँ, लेकिन वही अलग अलग ओरिएंटेशन से, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। सम पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट, सम पीपल आर लाइक जस्ट अनदर वूमन टॉकिंग क्रैप। तो ठीक है, वो एक सोच है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पर वही फेमिनिज्म को मानना या फेमिनिस्ट होना न गाली है, और ना उसे इस तरह से थोपा जाना चाहिए कि अरे फेमिनिस्ट हैं, इस तरह की बात ही करते हैं। नहीं भाई, फेमिनिस्ट नहीं है, हम इक्वल उसकी बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन ग्राउंड्स पे आके एक इंसानियत वाली बात कर रहे हैं कि घर में 2 लोग हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, कमाना भी और आगे बढ़ाना भी। लेकिन हाँ, लड़कों पे है, लड़कों पे बहुत प्रेशर होता है। मैं अभी वही कह रही हूँ ना, शादियाँ जब तय होती हैं तो वही बच्चा जो इंजीनियरिंग और MBA करके 6 लाख का पैकेज कमा रहा है, उसी एज ग्रुप में या उससे 1-2 साल बड़े को आप चाहते होते हैं वो 30-35 लाख कमाए। क्यों और कैसे? जस्टिफाइड ही नहीं है। तो माँ बाप को ये समझ चाहिए कि भाई 2 लोग मिलकर अपना पैकेज आगे गाड़ी चला सकते हैं। थोड़ा सा उन्हें ब्रीथ करने दें, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। क्योंकि विनीता, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अब भी आप फेमिनिज्म मेंशन कर रही थी, बहुत लोगों की डेफिनेशंस ही फ्लॉड है, उन्हें इनकम्प्लीट पता है, भिड़ जाते हैं फिर भी। जैसे मैं जिन लोगों से मिली हूँ वो फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट होने को गाली इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है एक औरत का आदमी से बेहतर होना, या औरतें इन जनरल असर्प कर दे और आदमियों और एक मातृसत्ता वाला सेटअप रहे। क्लियर कर देती हूँ, फेमिनिज्म एक एगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि कोई भी इंसान, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या किसी और जेंडर आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करने वाला, कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने वाला, ये सब लोग बराबर हैं, हमारे राइट सेम है, हमारी कैपेसिटी सेम है, हम इंसान हैं एंड वी आर इक्वल्स। फेमिनिज्म ये बात करता है, इट इज़ नॉट अबाउट फेमिनिज्म सिर्फ इक्वलिटी की बात कर रहा है कि हमें बराबर चांस दीजिए, बराबर पे स्केल्स दीजिए, बराबर मौके दीजिए, और फिर देखिए हमें यूं ही क्योंकि औरत है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएगी, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस इतना कहा जा रहा है, और उसके लिए खैर सूडो फेमिनिज्म पे इतना ज़्यादा ना, लोग क्या करें, कैसे ना गाली दें। हाँ, ये भी तो समस्या है। एग्जैक्टली। सूडो फेमिनिज्म बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। वही कहीं पर आप देखते हैं इनइक्वालिटी, आपका मतलब होता है तो आप साथ में नहीं खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो इस औरत को दबा रहा है, इससे मेरा मतलब निकलता है, तो मैं साथ नहीं दूंगी उस औरत का, और वैसे आप झंडा लेके खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के सूडो फेमिनिज्म का फ़ायदा क्या है कि जब किसी औरत के साथ बुरा हो रहा है तो आप पहले ही देखते हैं, अरे दोस्त तो मेरा ही है, अच्छा ये तो कल को काम आएगा, नई बुक रिलीज़ होगी तो इसी के पास जाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ से कन्नी काट लेते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे फेमिनिज्म का कि आप लिखें किताबें फेमिनिज्म के बारे में, कहानियाँ आप वो लिखें, लेकिन जब मौका आए कहीं पे खड़े होने का किसी साथी के, तो आप एकदम किनारे हो जाएं। हाँ, क्योंकि आपको फेवर्स ज़्यादा प्यारे हैं उस वक्त। एग्जैक्टली। अभी आखिरी कुछ सवाल है मेरे, और वो किताब से रिलेटेड है। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिया के अलावा वो तो नायिका हैं ही, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है किताब का? अभिज्ञान। अभिज्ञान। अभिज्ञान कोई ऐसे ये भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, देयर आर पीपल हु यू कॉल योर 2 AM फ्रेंड्स, राइट। वो ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी सवाल के आपको हर वक्त सुनते हैं, ज़रूरत वक्त सबसे पहले वही सबसे आगे खड़े होते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम अक्सर उनको एक्नॉलेज नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो यकीन करिए ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे मेरे 3-4 फ्रेंड्स को मिला के आई थिंक अभिज्ञान बना है। वो मेरा बहुत सारा काश फैक्टर है। तो हाँ, मतलब वो है। मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद अभिज्ञान होंगी, मेरे जीवन में भी 1-2 अभिज्ञान है। तो ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास, पर कई बार हम उन्हें पहचानना नहीं चाहते हैं, या जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उन्हें देना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम वैल्यू करते हैं, और हमेशा जब सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है हम जाके उसी कंधे पर रोते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती हैं हम सोचते हैं मतलब वो तो है ही, कहाँ जाएगा। तो अभिज्ञान हाँ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते होते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को फ्रेंड जोन कर चुके होते हैं। तो होते बिल्कुल है, नो डाउट। अभिज्ञान और सिया की इक्वेशन के लिए बार बार एक चीज़ यूज़ होती है, और आखिर में यूज़ होती है, शुरुआत में नहीं। जब अभिज्ञान उसको बोलता है कि हमारा थोड़ा प्लेटोनिक सा है, और जब
प्लेटोनिक लिखा भी है तो आपने लिखा है कि ये प्लेटोनिक है, पवित्र है। मेरा सवाल ये है, और मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, कि जब हम एक रिश्ते की बात करते हैं जिसमें प्यार है, इंटीमेसी है, फिजिकल रिलेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कोई चीज़ प्लेटोनिक नहीं है, उसमें बहुत स्नेह है, इंटीमेसी है, तो क्या वो अपवित्र है? नहीं है। और अगर नहीं है तो हम हमेशा किसी इक्वेशन को जो प्लेटोनिक है उसे और पवित्रता को, या जिसमें कोई भी चीज़ जो नॉन सेक्सुअल है उसे ही क्यों पवित्र मानते हैं? क्या नहीं, मानना है आपका? इसमें दो चीज़ें हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि जिस रिलेशनशिप में सेक्स है वो अपवित्र हो जाती है। बात यहाँ पे सिर्फ कंसेंट की है, सिर्फ कंसेंट की है। अगर आपके रिलेशनशिप में कंसेंट है, स्नेह है, आत्मीयता है, इज्जत है, तो वो पवित्र है, वो प्रेम पवित्र है, पूरे तौर पे है। प्लेटोनिक को पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऐसा शब्द है जिसको जब लिया गया उसमें फिज़िकल, किसी भी किस्म की फिज़िकल डिज़ायर्स को नेग्लेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो Carnal urges है नहीं नहीं, होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, एग्जिस्ट करता है, फिजिकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, पर वो कंट्रोल किया गया है। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे इसमें सिया है, सिया डजंट लव अभिज्ञान, अभिज्ञान Loves सिया, हाँ। तो ये एक तरफा क्योंकि प्रेम है, हम्म। तो ऐसा नहीं है इसकी तरफ से डिज़ायर्स हैं, लेकिन इसने अपने आप को कंट्रोल किया है और समझा है कि जब तक उस औरत की इच्छा नहीं होती या वो भी इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करती प्रेम को, तब तक वो अपने स्टैंड पर है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बेइंतहा करता हूँ, हमेशा रहूँगा, लेकिन आखिरी सांस तक जब तक तुम आगे बढ़कर नहीं कहती तब तक ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। हाँ, मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करने को तैयार हूँ। तो वो ठीक है, एंड शी टेक्स हर टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर औरत के लिए उसके जीवन का जो गंतव्य है, जो एम्बिशन है, वो किसी आदमी के साथ शादी करके सेटल हो जाना हो। मैं कई बारी मजाक में कहती हूँ और आज मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, शादी जो होती है ना, जैसे मुझसे कभी किसी ने एक बार ही पूछा था कि मतलब ऐसे ये प्रॉब्लम्स रहती तो छोड़ देते हैं दूसरे से शादी। मैं पागल हो, आत्महत्या कहीं 2 बार होती है? एक बार शादी कर चुके हो, दोबारा शादी करनी है, मतलब बड़ी मुश्किल से तो आप कुएं से निकल रहे हो, फिर कहीं में कूद जाओ। टेक योर टाइम, क्या बकवास है। लेकिन हाँ, ये लोगों को किसी को करनी है वो बिल्कुल करे, लेकिन जिस किस्म की उसकी रिलेशनशिप रही थी, अगर वो टाइम चाहती है या उसे नहीं लगता कि वो किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, उसका डिसीजन है। तो कई बार मुझे पब्लिकेशन से ये चीज़ आई कि आपको ये प्रेम थोड़ा और आगे लिखना चाहिए था और अंत यहाँ होना चाहिए कि अभिज्ञान और सिया एक हो गए। मैं कहा नहीं, ये नहीं अंत हो सकता है, क्योंकि वो सिया का अंत वो नहीं है, वुमेन की चॉइस है ना, वो नहीं करना चाहती है किसी आदमी को प्रेम, इसलिए हम हाँ कर दें। इतना क्यों ओबलाइज होना है? प्यार में भी किसी को ओबलाइज थोड़ी नहीं करना है, किसी को है प्यार तो है, अब क्योंकि उसे प्यार है और वो बहुत अच्छा है इसलिए मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। और बिल्कुल दो ज़रूरी लोगों नहीं के है। एक होने का मतलब यही थोड़ी है कि वो साथ हैं। They're together as friends also. They're together as people who have love and admiration for each other, पर कुछ सेक्सुअल नहीं। हाँ, तो पार्टनरशिप्स भी होती हैं। जैसे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके तलाक को हुए वक्त हो गया है बहुत, और वो इस एज में पहुंच चुके हैं जहाँ वो शादी नहीं करना चाहते, उन्हें सिर्फ पार्टनरशिप्स चाहिए। चाहते हैं दे शुड बी समबडी, पर वो शादियों में अब उनका ना यकीन है ना वो बनना चाहते हैं, क्योंकि इतना वक्त अकेले रह चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति शादी करना चाहे। हम एक सेकंड पार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? आपके एक्सप्लोरिंग अभिज्ञान and सिया। I so want to know about this. अभी Have जो you ever next- considered, सोचा आपने कभी कि, क्योंकि शायद आपको मिले होंगे पॉजिटिव फीडबैक कि इनकी बहुत इक्वेशन ज़्यादा। बहुत ही प्यारी, इनकी केमिस्ट्री जो कन्वेंशनल से हटके है पर बहुत प्यारी है, तो बहुत ज़्यादा जो लोग बोलते हैं ना कि सेकंड बुक कब आ रही है, वो पहले ये पूछते हैं सेकंड पार्ट कब आ रहा है। तो नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं सेकंड पार्ट के बारे में, बिल्कुल भी। हालांकि जो दूसरी किताब है वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ पब्लिशिंग है, उसका फाइनल राउंड ऑफ प्रूफ रीडिंग चल रहा है, तो आई थिंक वो जल्दी ही आ जानी चाहिए। और देखते हैं, उसमें आपको बहुत सारा जो प्यार के जो बहुत सारे एंगल होते हैं और जो टीनेज से आगे तक होते हैं वो एक्सप्लोर करने मिलेंगे, एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। डेफिनेटली। हाँ, एक सेगमेंट होता है किताब वाला में जिसमें हम जो गेस्ट होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन सी किताबें रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स के लिए, कि उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए या बहुत अच्छी किताबें हैं। तो अगर कुछ रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से। बिल्कुल। जो मेरी फेवरेट किताबें हैं और जो मैं चाहूँगी लोगों को पढ़नी चाहिए, बहुत सारे क्या होता है, बहुत अच्छी बात है सनातन में कि हमें एक्सप्लोर करने की आज़ादी है, और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ सकते हैं जो एंगल्स आपने सोचे ना हो। तो एक मानस का हंस किताब है जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग पढ़ें, लोग समझें। तुलसी का जीवन उसके अंदर आता है, और बहुत ही तुलसीदास के जीवन को जिस तरह से लिखा गया है बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है अमृतलाल नागर ने।
एक किताब आएगी ऐसे ही, पीताम्बरा। पीताम्बरा में मीरा के जीवन के ऊपर वो कहानी है, एंड वेरी ब्यूटीफुल रिटन। बहुत मोटी किताब है, पढ़ने में थोड़ा लोगों को मुश्किल आ सकती है, लेकिन भाषा भी बहुत अच्छी है और किताब भी बहुत अच्छी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। काव्य पढ़ना अगर पसंद करते हैं तो रश्मि रथी। करण को अगर समझना है, और वो उससे बेहतर कुछ नहीं लिखा गया मुझे लगता है, तो एक रश्मि रथी एक किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। अंग्रेज़ी में मुझे नहीं पता कि लोगों का किस किस किस्म का रुझान होता है, मुझे ना थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें पढ़ना पसंद आता है, इसीलिए शायद मैं कुछ जीवनी जैसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ती हूँ। एक बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स एंड ओनली लव इज़ रियल। ये 2 अलग अलग किताबें हैं, एक ही व्यक्ति की है, डॉक्टर ब्रायन विंस की। आप चाहें तो इन्हें पढ़ें। अगर आप फिर वही है कि अगर आप थोड़ा भी सनातन में मानते हैं, रीइंकार्नेशन में मानते हैं, सच्चे प्यार में मानते हैं, तो जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। इतना ब्यूटीफुली लिखा है, मतलब जब आप वृंदावन जाते हैं और आपको कोई गाइड बताता है कि ये संत हैं जो ओवर द ईयर्स पेड़ बन गए हैं, और यहाँ पे वो किस किस्म से वो आत्माएं रहती थी जो कृष्ण के साथ में हमेशा एक साथ में आई, तो आप जो चीज़ें नहीं आपको समझ आता, आपको लगता है माइथोलॉजी है, आप साइंस से कनेक्ट करके उसे पढ़िए, तो आपको वो समझ में भी आएगा और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा भी। इसलिए मैं सोल कनेक्शन में मानती भी हूँ, और ये किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सोलमेट्स के बारे में डिस्कस भी किया आपने इसमें। हाँ, सोल कनेक्शन, बिल्कुल। कि हम इकट्ठी बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे आती हैं, वो सोल्स फिर ढूंढ लेती हैं इवेंचुअली एक दूसरे आप को। एक जैसे लोग अट्रैक्ट करते हो ना, आप देखते हो आपके जो दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार हमारा जन्मों पुराना नाता है, वाकई जन्मों पुराना होता है, क्योंकि आप जो बंच ऑफ सोल्स होता है वो एक साथ पृथ्वी पे आता है, और वो इवेंचुअली एक दूसरे को ढूंढ लेता है, या तो आप आसपास जन्म लेते हैं और नहीं तो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्यार ही ढूंढ लेता है फिल्मों की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, या आपके जो भी क्लोज सर्कल में लोग हैं, इसी प्रकार से आता है। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेक्स यू फील मोर ह्यूमन। ऑन दैट नोट, ये था आज का एपिसोड। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।